हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको ऐसे पर्सन से मिलाने वाला हूँ जो आधा इंसान है आधा मरमेड है। यस, यू आर राइट। आज मैं आपको मेरे फ्रेंड मर्चेंट नेवी से मिलाने वाला हूँ। तो चलो उनसे बात करते हैं, उनकी जर्नी स्टोरी कैसी रही और वो अपने। सो हेलो सौरभ, कैसे हो आप? Yeah, I'm fine. I'm doing great. What about you? मैं भी बढ़िया हूँ, मैं भी अच्छा कर रहा हूँ। ओके, तो सौरभ स्टार्ट करें। Yeah, let's तो पहले start. तो हमें ये Go ahead. आइडिया दे दो कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी फैमिली कहाँ से बिलोंग करती है। I belong from Nagpur only. My born and brought up everything has been in Nagpur. Even my education, excluding the training of this marine that I have took from Karjat, near Mumbai. Otherwise, everything has been from Nagpur only. And I stay with my family here in Nagpur. कूल। तो आपका एजुकेशन वगैरह भी सब नागपुर से ही हुआ है या कहीं आपने बाहर जाके एजुकेशन लिया? Yeah, everything. No, no, nothing. Everything has been from Nagpur. ओके, सो ये आपकी करियर जर्नी जो है मर्चेंट नेवी की, तो ये आपको कब समझ में आ गया कि आपको मर्चेंट नेवी बनना है? लाइक टेंथ के पहले, टेंथ के बाद, या ट्वेल्थ के बाद, या ग्रेजुएशन के बाद, या ग्रेजुएशन में? आई वुड से ये सिर्फ एज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी मेरे लाइफ में आया जिसको मैंने ग्रैब किया। काफ़ी लोग डिसाइडेड होते हैं कि मुझे इस फील्ड में जाना है उस फील्ड में जाना है, मेरा ऐसा नहीं था। जस्ट माई एम्बिशंस वर कम्प्लीटली डिफरेंट बट द थिंग्स डिडंट वर्क, प्लान डिडंट वर्क आउट, तो आई केम हियर। सो इफ यू आस्क मी, मेरा एम्बिशन जो था लाइक बिफोर टेंथ आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर। हर किसी का इंस्पिरेशन होता है, मेरे इंस्पिरेशन मेरे मामा थे, बिकॉज वो डॉक्टर थे, तो उनको देख देख के मेरी इच्छा होती थी करके मैं भी डॉक्टर बनूं किसी दिन। But soon I realized that I don't belong from such family who can afford to give this MBBS uh, training. So after that, one thing was clear. My dad told me either you can go for normal 12th and then after that engineering, or you can opt diploma. But I wanted to. But after diploma, there is no, the opportunities are very less. So I wanted to go through 12th, and my dad gave me an option like if you score well then only we can give you the engineering, and fortunately I scored well, so I took the PCM bifocal. So one field was clear in my mind that there is nothing other than engineering, मेरे को उसी में जाना है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में ये आता है कि आफ्टर इंजीनियरिंग व्हाट इंजीनियरिंग, इन विच ब्रांच यू वांट टू गो, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एंड सब एवरीवन इज क्रेजी बिहाइंड कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, क्योंकि उसमें पैकेजेस अच्छे मिलते हैं, सैलरी अच्छा होता है, लाइफस्टाइल अच्छा होता है, तो सबको उसमें जाना है। नो वन वांट्स टू गो इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जहाँ पे हार्डकोर मेहनत करना पड़ता है, हाथ से जॉब करना पड़ता है। किसी को वो करना नहीं है आज के डेट में। इवन मैकेनिकल लेके भी पीपल वांट टू गो इन डिजाइनिंग, ताकि एसी में बैठ के काम कर सके। बट माई रीजन वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट टू ऑप्ट मैकेनिकल। मेरे दिमाग में भी पहले कंप्यूटर साइंस था, but what happened when I was in 11th 12th, as a, an idea came in my mind which was very much related to electrical vehicles, mechanical department. So from that point I was clear कि मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं चाहिए। आई वॉज नॉट रनिंग बिहाइंड द पैकेजेस कि मुझे 4 साल बाद क्या जॉब मिलेगा, किस कंपनी में काम करूंगा। आई वॉज कम्प्लीटली अनअवेयर। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिख रहा था, लाइक मेरा जो आइडिया है इन विच डिपार्टमेंट विल आई गो, कि मुझे उसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज गेन करने को मिले, ओके। एंड दैट वाज ओनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कि मुझे अपने रिसर्च को और ज़्यादा आगे बढ़ाना था। सो आफ्टर 12th आई टुक एडमिशन इन मैकेनिकल एंड कंटिन्यूड माय सेमेस्टर एग्जाम्स आल्सो, एंड मीनवाइल छुट्टियों में मैं अपना रिसर्च की का भी वर्क स्टार्ट रखता हूँ। इन सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग मेरा ये सब चीज़ में था, बिकॉज काफ़ी लोग का जॉब को लेके प्लान होता है, मेरा जॉब को लेके उतना पहले प्लान था नहीं कि मुझे जॉब करना है ये वो। मेरे डैड तो चाहते थे करके मैं डिफेंस में जाऊँ, बट मेरा डिफेंस में भी उतना इंटरेस्ट था नहीं वो टाइम पे कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। आई वॉज नॉट श्योर, मैं कॉन्फिडेंट नहीं था डिफेंस को लेके। एंड मेरे डैड हमेशा मेरे को कहते थे करके डोंट रन बिहाइंड जॉब, बी एन एम्प्लॉयर इंस्टेड, क्योंकि एक टाइम पे मेरे डैड ने भी स्टार्टअप किया था, तो वो काम नहीं किया, तो मेरे डैड फिर जॉब में लग गए। तो मुझे हमेशा मेरे डैड ने बिजनेस के लिए फोकस किया, तो मेरा भी वही प्लान था करके मैं अपना रिसर्च वर्क करूँ एंड इस पे कुछ करके आगे बढ़ूँ।
एंड मैं सेकेंड इंजीनियरिंग में अपने प्रोफेसर्स का हेल्प लेके मैंने एक पेटेंट भी फाइल किया था अपने नाम पे, जिस पे मैं 11th स्टैंडर्ड से वर्क कर रहा था। तो उस पे काफ़ी आगे तक गया मैं। देन आई ऑल्सो कि मेरा फर्दर एजुकेशन जो था, बिकॉज मैं ट्वेल्थ में उतना अच्छा कर नहीं पाया था इन JEE, सो आई वांटेड टू डू कि मैं मास्टर्स कोई अच्छे कॉलेज से करूँ। ओके। तो मेरा वैसा प्लान था कि सेकेंड ईयर से ही मैं अपना शुरू कर दूंगा क्लासेस एंड और पढ़ाई शुरू कर दूंगा। सो फर्स्ट मैं MS का सोचा था, क्योंकि सारे लोग MS का बात कर रहे थे, कोई जर्मनी से, कोई UK से, US से। तो मेरी भी इच्छा होती थी वो लोग को देख के कि मैं भी जाऊँगा, कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि चलो IIT में तो जा नहीं पाए, एक अच्छा पैकेज मिल नहीं पाएगा, एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं हम, तो वी कांट एक्सपेक्ट मोर देन 3.5 लाख 4 lakhs, उससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते प्राइवेट कॉलेज से। तो मैंने कहा ठीक है, जाएंगे उसके लिए। बट सून आई अगेन रियलाइज्ड कि आई एम नॉट फ्रॉम दैट फैमिली हु कैन अफोर्ड टू पे 40-60 lakhs फॉर एन MS। So I dropped that plan. Instead, I thought of doing an MBA, कि चलो कैट की प्रिपरेशन करते हैं, वो तो कंपैरेटिवली चीपर है। बट देन अगेन टॉप कॉलेजेस का स्टिल इट विल 20-25 lakhs कॉस्ट था। बट वो सब तो बाद में आया है। जो एक और मेरे बीच में आया था, इट वाज लाइक अ सोसाइटल हिंड्रेंस आई वुड से। मैं सेकेंड ईयर में था, तो मेरे को तो सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी। मैंने अपने डैड को कहा अभी करके मेरे को सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, एंट्रेंस कोचिंग क्लासेस लगा के। बट सर्टेन पीपल सजेस्टेड माय डैड कि नो, अभी उसको इट इज टू अर्ली, आस्क हिम टू फोकस ऑन हिज सेमेस्टर एग्जाम्स एंड स्कोर वेल इन दैट। तो मैं इसलिए फिर मैं उसको कि ठीक है थर्ड ईयर से लगाएंगे। देन थर्ड ईयर में जाके फिर अगेन वही चीज़ आया, समवन सजेस्टेड माय डैड कि इट इज़ टू अर्ली, प्लीज़ उसको क्रैश कोर्स लगा देना, वो बेटर रहेगा। सो मैं अगेन वेट की, एंड बाय द टाइम आई रीच फाइनल ईयर, सो काफ़ी कुछ टाइम भी जा चुका था हाथ से। एंड मैं वो भी रियलाइज़ कर लिया था करके मैं उतना फीस पे नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे पास अभी एक ही ऑप्शन बचा था कि जॉब का, कि चलो जॉब ट्राई करते हैं। तो फ्रॉम फाइनल ईयर मेरे दिमाग में वो चीज़ क्लियर हो गया था। मेरे पास ऐसा कोई प्लान्स नहीं थे करके मैं ये करूँगा वो करूँगा। मेरा कंप्लीट फोकस वॉज ऑन जॉब, कि जहाँ जॉब मिलेगा विद अ गुड सैलरी आई विल स्टार्ट। तो मैं एक के बाद एक कंटिन्यूसली इंटरव्यू देते गया, एंड मेरा कैंपस प्लेसमेंट से कुछ लगा नहीं था। जितने भी कैंपस प्लेसमेंट्स में आए थे, 7 सेमेस्टर हो गया, 8 सेमेस्टर हो गया। सो मेरा फाइनल ईयर काफ़ी एक काइंड ऑफ ना डिप्रेसिंग फेज रहा था मेरे लाइफ का, क्योंकि एक ब्राइट स्टूडेंट होने के बाद भी जब मुझे जॉब नहीं लग रहा था, सब हर किसी के जॉब लग जा रहे थे और मेरे को जॉब नहीं लग रहा था। सो इट वाज काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट फॉर माई सेल्फ, करके इतने मार्क्स ला के इतना पढ़ाई करके भी क्या हुआ, मैं एक इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो टाइम पे मेरे को मेरे एक प्रोफेसर ने कहा था मुझे मोटिवेट करने के लिए। उन्होंने कहा था कि बहुत बार कंपनीज तुमको तुम्हारे अच्छे के लिए रिजेक्ट करती है, क्योंकि वो तुम में ज़्यादा पोटेंशियल दिखता है, क्योंकि उनको डर होता है करके वो एक अगर हाई पोटेंशियल वाले कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेंगे, तो 2-3 महीने बाद कोई और कंपनी उनको हायर पैकेज में लेके वो कैंडिडेट को उनके पास से लेके चला जाएगा। तो HR का और उस कंपनी का लॉस होता है। इसलिए अगर तुम रिजेक्ट हो रहे हो, किसी नॉट नेसेसरीली करके तुम खराब कैंडिडेट हो, उसकी ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तुम ज़्यादा ही अच्छे कैंडिडेट हो उस कंपनी के लिए। तो वेट फॉर एन अपॉर्चुनिटी, जिस कंपनी को तुम्हारा एक्चुअल रियलाइजेशन होगा वो कंपनी तुमको लेके जाएगा। सो आई केप्ट ऑन, मैं जहाँ पे भी इन कैंपस प्लेसमेंट, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट, चाहे वो नागपुर हो, अमरावती हो, आसपास के हो, मैं हर जगह का इंटरव्यू अटेंड करता था कि जहाँ पे मिल जाए आई वुड ग्रैब। देन फाइनली दिस कंपनी केम, एंग्लो ईस्टर्न, इन February। इसका ऑफ कैंपस था रायसोनी कॉलेज में। सो अ डे बिफोर आई गॉट अ मैसेज कि ऐसा ऐसा कंपनी आने वाला है, जिसको भी इंटरेस्ट है जाके कर सकता है। And I was completely unaware कि this is related to somewhere from merchant navy. I just went for an interview like any other interview, कि ठीक है होगा कोई कंपनी, they want to hire engineers, so let's go and see।
उनका प्री प्लेसमेंट प्रेजेंटेशन देख के डिसाइड करेंगे कैसी कंपनी, आफ्टर दैट आई विल गो अहेड. And when I saw the pre-placement presentation, at that moment I realized, okay, this is about merchant navy, and this is all what is done on ship. Because the guy who came from there to guide us, he guided so well. मेरे दिमाग में वो टाइम पे प्रेजेंटेशन के बाद सिर्फ एक ही चीज था दिमाग में, कि दिस इज द फील्ड फॉर पर्सन. मैं जिस टाइप का बंदा हूँ, मैं जिस टाइप का लड़का हूँ, तो ये मेरे जैसों के लिए बना है. So I should give it a try. So after that I appeared for some technical exam. Luckily मेरा clear हो गया technical exam. After that वो लोग ने एक psychometric test लिया, and psychometric test में mostly तुम्हारा mental देखा जाता है कि how will you deal if तुमको suicidal thoughts आते हैं. उसमें maximum question suicidal thoughts के ऊपर ही होते हैं. So luckily मेरा fortunately वो भी clear हो गया, and then for next round they called me in Delhi. कि दिल्ली में आओ, आपका आखिरी राउंड होगा, इंटरव्यू राउंड होगा. एंड इट इज़ कम्प्लीटली टेक्निकल. एग्ज़ाम भी टेक्निकल होता है, इंटरव्यू भी टेक्निकल होता है. सो फिर मैं बाद में अपने यूनिवर्सिटीज़ एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद मैं वहाँ गया. मैं एक इंटरव्यू दिया, एंड इंटरव्यू में सिलेक्ट भी हुआ. सिलेक्ट होने के बाद मैं जब वापस आया देन, बट वहाँ से कुछ श्योर नहीं होता कि उन लोग ने कुछ श्योर शॉट बताया नहीं था करके डैट यू आर सिलेक्टेड. वो लोग ने होल्ड पे रख दिया था सिचुएशन को. तो वहाँ पे फिर मैं दूसरी जगह जॉब ढूंढ रहा था. सो अगेन अ कंपनी बॉश केम फॉर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट इन Paloti itself. So I again applied for the Bosch. There also I got selected after the GD and interview round. So finally after graduation I got a job. In whole final year I didn't got a job. So I wanted to convey a message कि जिसको भी ऐसा जॉब नहीं लग रहा है, so don't get disheartened or demotivated. ठीक है, एक ब्राइट कैंडिडेट का भी अगर फाइनल ईयर के बाद जॉब मिलता है उसको, तो दैट्स बैड. यू शुड जस्ट कीप ऑन ट्राइंग. कभी होप नहीं छोड़ना. सो फाइनली जब मेरा बॉश में लगा है, जॉइन बॉश, आई हैव स्टार्टेड वर्किंग इन बॉश. कि ठीक है, अगर वहाँ से कुछ आया तो आई विल थिंक. अदरवाइज आई वाज प्लानिंग टू टेक माय करियर अहेड विद बॉश ओनली. So I became an employee of Bosch. I was working in Nashik. Then one day I got a mail from their side ki okay, you are now selected. These are the formalities you have to complete, and this is the batch you will be getting admitted to. So if you are ready, you can join. Now that was a moment जहाँ मैं सो नहीं पा रहा था, बिकॉज मुझे उनको डिसीजन भी बताना था. मेरे को एक पेपर में साइन करके भेजना था. एंड यहाँ पे एंड बोथ वर अ गुड अपॉर्चुनिटी इन माई हैंड, बिकॉज इवन बॉश वॉज नॉट बैड और ये फील्ड भी बुरी नहीं थी. मैं अभी चूज क्या करूँ. एंड मैं किसी को, एंड प्रॉब्लम वॉज दैट फ्रॉम माई फैमिली आई वॉज द फर्स्ट वन हु विल बी गोइंग इन मर्चेंट नेवी. एंड मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स भी नहीं थे. जैसा आज मैं आप लोग को गाइड कर पा रहा हूँ, या मेरे जूनियर्स आएंगे मैं उनको गाइड कर पाऊंगा, बट मेरे पास कोई सीनियर नहीं था गाइड करने के लिए कि मैं किससे पूछूं, मैं किसके थ्रू जाऊँ. तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, गूगल. मैं गूगल किया, कोरा में देखा, एंड यूट्यूब वगैरह में वीडियोस देखा, एंड डिसाइड किया कि क्या बेटर रहेगा. बिकॉज बॉश कहीं से भी ख़राब नहीं था, बट मैं लॉन्ग टर्म का सोचा कि आफ्टर 5 years 10 years 15 years डाउन द लाइन मेरी लाइफ कहाँ पे ज़्यादा बेटर रहेगी. बिकॉज शॉर्ट टर्म में अगर मैं 1-2 साल की बात करूँ तो ऑब्वियसली बॉश में ज़्यादा थी, क्योंकि बॉश में मैं 1 साल के बाद मेरा पैकेज डबल हो जाने वाला था, और यहाँ पे मैं बॉस से भी कम सैलरी कमाने वाला था पर नेक्स्ट 2-3 years. तो मुझे इतना तो पता था करके मेरा आने वाला नेक्स्ट 3-4 years विल बी डिफिकल्ट फॉर मी. अगर मैं बॉस चूज करता हूँ सो इट विल बी गुड, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट. बट आई वॉज नॉट विद डैट कि मेरे को शॉर्ट टर्म नहीं देखना है, मेरे को आज से 10 साल बाद का देखना है कि कहाँ बेटर रहेगा. सो वो सोच के वहाँ का ग्रोथ एंड सैलरी एंड जिस टाइप का लाइफ स्टाइल है, वो सोच के आई डिसाइडेड कि लेट्स गिव इट अ चांस. बिकॉज ये फील्ड में हर किसी को चांस मिलता नहीं है. लोग काफ़ी एग्जाम्स देते रहते, कोचिंग लेते रहते. आई वॉज द लकी वन कि जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्ज़ाम क्लियर हो गया, इंटरव्यू क्लियर हो गया,
जिसको पहली अपॉर्चुनिटी में चांस मिल गया, वो भी एक काफ़ी बड़े कंपनी में, कोई छोटे-मोटे कंपनी में नहीं। तो ये अपॉर्चुनिटी बार-बार नहीं आती लाइफ में, क्योंकि बॉश का या दूसरे कंपनी का, कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, आईटी वर्ल्ड का, आई कैन एनी टाइम स्विच बैक। मेरे को अगर 2 साल बाद, 5 साल बाद कभी भी मेरे को ऐसा लगा कि आई एम नॉट एबल टू वर्क ऑन शिप या मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ स्ट्रेस को, तो आई कैन एनी टाइम स्विच बैक टू लैंड, टू अशोर फॉर अ जॉब। बट अगर मैं इस बार ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, तो हो सकता है मैं दोबारा जब मेरे को फ्यूचर में लगे कि नहीं मेरे को जाना चाहिए, तो तब शायद मेरे को एडमिशन ना मिले या मैं एग्जाम से इंटरव्यूज क्रैक ना कर पाऊँ। काफ़ी हाई हाई पॉसिबिलिटीज है। एंड वन ऑफ द थिंग आई वुड लाइक टू कोट हियर, कि जो मुझे एक थॉट ने, एक प्रोवर्ब ने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया था डिसीजन लेने में, जो मुझे आज भी करता है। जहाँ पे भी मैं आज के डेट में भी अगर मैं कोई चीज़ में फंस जाता हूँ कि कहाँ जाना चाहिए, मेरे सामने दो ऑप्शंस होते हैं, दो रास्ते होते हैं कि किस वे में जाना चाहिए, क्या सिलेक्ट करना चाहिए। तो मैं दो बात बताऊंगा। एक तो थॉट था, एक इंग्लिश थॉट था। इट वाज लाइक, इट इज़ बेटर टू टेक अ ट्राई एंड फेल। इट इज़ बेटर टू ट्राई एंड फेल rather than regretting whole life what it would have been if I had have taken a chance. So अगर तुम 40 साल की उम्र में जाके या 45 साल, 50 साल की उम्र में जाके ये सोचोगे कि शायद मैं मर्चेंट नेवी में ले लिया रहता या शायद मैं वहाँ पे एडमिशन ले लिया रहता, तो मेरी लाइफ क्या रही रहती, तो वो रिग्रेट मैं नहीं चाहता था। मैं इसको ट्राई देखना चाहता था कि मेरे को अगर नहीं जमेगा सो आई विल लीव आफ्टर 2 ईयर, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं इसको ट्राई देना चाहता था करके, अगर देखे देखते मेरे को रिग्रेट नहीं रखना था लाइफ में। एंड सेकेंड जो था, एक मेरे केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे 12th के, जो हमेशा एक बात कहा करते थे, जो चीज़ तुम्हें पसंद है वो तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, और जो चीज़ ज़रूरी है उसे अपनी पसंद बनाओ। ये मेरे प्रोफेसर कहा करते थे, एंड वो मुझे आज भी याद है। और आज भी मेरे को दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ जब चूज करना होता है, मैं ये चीज़ चूज करता हूँ। मैं ये देखता हूँ मुझे क्या पसंद है, मैं वो नहीं देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि क्या मुझे ज़रूरी है। पसंद तो मुझे बॉश था, क्योंकि वहाँ का वर्किंग कल्चर काफ़ी अच्छा था, वहाँ का पे स्केल भी अच्छा था, मैं घर वालों के पास भी था, लाइफस्टाइल भी अच्छी थी, वो चीज़ मेरे को पसंद थी। शिप का जैसा लाइफ था, शिप में जैसा दूर रहने वाला वो डिसिप्लिन लाइफ, काफ़ी हार्ड लाइफ, वो मेरे को उतनी पसंद नहीं थी। लेकिन जो वहाँ पे सैलरी मिल रहा था और जो करियर को ग्रोथ मिल रहा था, एक रैपिड ग्रोथ, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, वो ज़रूरी था। तो इसलिए मैं ज़रूरत के साथ गया। मैंने ज़रूरत को पसंद बनाई कि ठीक है चलो इसको अपनी पसंद बना के देखते हैं। तो लकीली आज तक तो मैं उस चीज़ को रिग्रेट कर नहीं रहा कि मैंने आज से 3 साल पहले जो डिसीजन लिया था ये फील्ड को चूज करने का। तो आज 3 साल हो गया ऑलमोस्ट, मेरे को कोई काइंड ऑफ 3-4 साल हो गया है, तो कोई काइंड ऑफ रिग्रेट नहीं है माइंड में कि मैंने गलती किया है। स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि ठीक है गलती किया है मैंने, बट स्टिल जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर करने लगा इस फील्ड को और बाकी साथ ही साथ कंपेयर करने लगा बाकी फील्ड के साथ, तो आज के डेट में मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि नहीं मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था बॉस। आई एम डूइंग वेल इन दिस फील्ड। कूल, नाइस। बट फिर भी जैसे कि आपके एक हाथ में बॉश है, दूसरे हाथ में मर्चेंट नेवी की जॉब है, ये एक डिसीजन लेने के लिए कोई तो एक रहता है कि जो सपोर्ट करता है। लाइक फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, आपने उनसे गाइडेंस लिया, लाइक आपके दिमाग में, जहन में तो था कि जो नीड है उसी को पसंद बना के हमें आगे बढ़ना है। ये तो हमारे दिमाग में थॉट प्रोसेस चल रहा है, बट उस टाइम पे आपको किसी ने सपोर्ट किया कि आप डिसीजन को एग्जैक्ट ले सको? इसमें एक्चुअली मैं देखूंगा तो ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें हर कोई सिर्फ डिमोटिवेट करता है, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। हम ये वीडियो आज इसीलिए बना रहे हैं ताकि लोगों तक बात पहुंचे, यस। लोगों तक वो अवेयरनेस पहुंचे कि जो मिसकंसेप्शन है वो क्लियर हो। एंड मेरे टाइम पे यही था कि इस टाइप के वीडियोस थे नहीं जो मुझे गाइड कर सके। एंड मेरे को चाहे वो फैमिली हो, मेरे फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, मेरे कलीग्स हो, हर कोई मुझे मना कर रहा था कि वहाँ की लाइफ बेकार है, वहाँ मत जा, वहाँ की लाइफ बेकार है, मत जा। मुझे सिर्फ दो लोगों ने मोटिवेट किया था। वो एक मेरे पलोटी कॉलेज के नागपुरे सर है, ओके। क्योंकि उन्होंने वो लाइफ देखा हुआ था, उनके कोई तो पहचान के या कोई सीनियर थे जो अच्छा कर रहे थे। तो उनने मेरे को कहा करके, सौरभ गो फॉर मर्चेंट नेवी, वो बेटर ऑप्शन है।
और दूसरे एक थे मेरे बॉश कंपनी के मैनेजर, ओके। उनका नाम गौरव था। तो वो भी 12th के बाद मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते थे, बट उनके पेरेंट्स ने अलाउ नहीं किया, सो ही वाज इन बॉश। एंड मैंने उनने मेरे को कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा के, सिर्फ वो और मैं अकेले बैठे थे, एंड कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा के मेरे को उनने समझाया कि सौरभ, आज से 8-10 साल पहले मेरे लाइफ में भी ये अपॉर्चुनिटी आया था, बट मैंने इसको ग्रास्प नहीं किया, मैं बॉश के साथ कंटिन्यू किया क्योंकि मेरे फैमिली कंफर्टेबल नहीं थी। तो उनने क्लियर क्लियर अपने मेरे सामने ना एक लाइव एग्जांपल रखा कि सौरभ, इफ यू विल चूज बॉस, देन आफ्टर 10 years, 8 to 10 years, you will be here where I am sitting right now. तो तुम एग्जैक्टली या फिर नियर बाय तुम इसी पोजीशन पे होगे, तुम्हारी नियर अबाउट ये इतनी सैलरी रहेंगे जितने आज मैं कमा रहा हूँ। सो नाउ मेक अ डिसीजन। ठीक है, तुमको 10 साल बाद का पिक्चर दिख रहा है कि मैं 10 साल बाद का पिक्चर हूँ, तुम्हारा मैनेजर 10 साल बाद का पिक्चर है। इफ यू कंटिन्यू विद बॉश, अगर तुमको दिखता है कि मर्चेंट नेवी में 10 साल बाद तुम इससे बेटर पोजीशन पे रहोगे, देन गो विद मर्चेंट नेवी। नाइस। एंड वहाँ मेरा कंप्लीटली क्लियर हो गया था जब मेरे मेरे सामने वो एक लाइव एग्जांपल था कि मैं 10 साल बाद कहाँ रहूँगा। मैं अपने आप को देख पा रहा था कि 10 साल बाद कहाँ रहूँगा, और 10 साल बाद मैं मर्चेंट नेवी चूज किया तो मैं तब कहाँ रहूँगा, क्योंकि मैं वीडियोस में या बाकी जगह उनका लाइफस्टाइल देख चुका था। जो आज अच्छे रैंक पे है, 10 साल में किस रैंक पे पहुंच जाते हैं एंड कितनी सैलरी होती है, कैसी लाइफस्टाइल होती है। सो आई वाज क्लियर कि मेरे को क्यों मर्चेंट नेवी में करना चाहिए। और ये जो वो चीज़ आपकी मुझे हेल्प किया। cool. और ये जो आपकी लाइफ जर्नी रही है स्टार्टिंग से लेकर लाइक 10th क्लास से मैं वो बोल सकूँ यहाँ तक के, तो आपके लाइफ में जैसे मल्टीपल टाइम से डिमोटिवेशन है, बट पूरे इसमें कोई एक हाँ। ऐसा डिमोटिवेशन दैट टाइम यू रियलाइज कि यार मैंने ये गलती कर दी चूज करके, यार ये तो नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा? ऐसा लगा था मुझे जब व्हेन आई स्विच्ड फ्रॉम बॉश टू दिस मरीन फील्ड। ठीक है, बॉश का वर्किंग कल्चर इज कम्प्लीटली डिफरेंट, जो आजकल काफ़ी सारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आ चुका है। क्योंकि बॉश जर्मन कल्चर फॉलो करता है, वहाँ का काफ़ी ओपन एंड मोटिवेटिंग कल्चर है। वहाँ जूनियर्स को काफ़ी रिस्पेक्ट दिया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, काफ़ी ओपन माइंडेड एनवायरनमेंट है वहाँ का। सो मैं काम करते करते मैं उस एनवायरनमेंट में जा चुका था। वहाँ हम किसी को सर मैम नहीं बुलाते थे, नाम से बुलाते थे। तो एक अलग ही था वहाँ पे हम खुल के अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते थे, किसी चीज़ का डर नहीं था, फ्रीडम था उधर पे। एंड मर्चेंट नेवी इज काइंड ऑफ कम्प्लीटली एन अपोजिट फील्ड। यहाँ का वर्किंग कल्चर इज वेरी मच सिमिलर टू डिफेंस, कि इधर पे ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होता है, डिसिप्लिन होता है व्हेन यू आर जूनियर और व्हेन यू आर ट्रेनी। सो स्पेशली इन एकेडमी यू आर नॉट सपोज टू गिव योर ओपिनियन। उनके हिसाब से होता है कि देर इज अ वे मेड कि इस चीज़ को ऐसा किया जाता है एंड तुमको वैसे ही करना है। तुम अपना उसमें दिमाग मत लगाओ, तुम सिर्फ गधों समान चीज़ों को फॉलो करो जैसा जैसा हम कह रहे हैं एंड आगे बढ़ो। सो ऐसा होता है। शिप का वर्किंग कल्चर थोड़ा अलग होता है, शिप में ये सब नहीं होता है, लेकिन जब एकेडमी में होते हैं तब ये होता है। एंड ये चीज़ मेरे साथ हुआ था जब मेरा फर्स्ट डे था, मैं ज्वाइन किया था एकेडमी। मैं डायरेक्ट नासिक से करजत गया था, एंड मैं मेंटली तो मैं बॉश में था, फिजिकली मैं वहाँ एकेडमी में पहुंच गया था, लेकिन मेंटली बॉश में था। ओके। सो व्हाट हैपेंड विथ मी, हम लोग रात का टाइम था, आफ्टर डिनर हम लोग को सबको ग्राउंड में, जो भी न्यू जॉइनीज थे हमको ग्राउंड में मार्चिंग का बता रहे थे। वो मार्चिंग कैसा करते, हमारे जो वार्डन्स वगैरह थे, हमारे वार्डन्स मोस्टली सारे इंडियन नेवी से रिटायर्ड है, तो वो लोग हमको बता रहे थे। एंड मैं उन लोग को देख रहा था कि कुछ लड़कों को मार्चिंग जम नहीं रही प्रॉपरली, एंड मैं एक एनसीसी में रह चुका था तो मेरी मार्चिंग अच्छी थी। तो वहाँ पे वो बॉश वाले माइंडसेट के साथ मैंने वार्डन को सजेशन देने का कोशिश किया। मैंने उनको कहा करके, सर आप यहाँ पे ऐसे नहीं, इनको इस तरीके से सिखाएंगे तो ये जल्दी सीखेंगे। तो वहाँ पे वार्डन भड़क गया मेरे पे, who the hell are you to give me suggestion? I asked for your suggestion. So at that moment मैंने रियलाइज किया करके, नहीं, ये फील्ड कम्प्लीटली अलग है।
यहाँ पे मेरे सजेशंस नहीं सुनेगा कोई, यहाँ किसी को ओपिनियन नहीं चाहिए। सो आई स्टार्टेड कीपिंग क्वाइट कि ठीक है, जैसा जो बोल रहा है वैसा करो। वेट वेट, तुमने कहा कि जैसा जो कह रहा है वैसा करो, सो आई सेड ओके फाइन। तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ था, तब मैं रूम पे जाने के बाद मेरे को थोड़ा सा लगा था, पहली बार दिमाग में आया था कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दिया ये फील्ड चूज करके। मैं वॉश में ही ठीक था, कम से कम वहां पे को एक्सप्रेस करने तो मिलता था, या तो मैं मर जाऊंगा ऐसा घुटन घुटन रह के, घुट घुट के मर जाऊंगा। मैंने कहा ये कैसी लाइफ है। बट स्लोली स्लोली जब मेरा 2-3 हफ्ता हो गया, महीना भर हो गया, मैं वहाँ के लोगों के साथ इन्वॉल्व हो गया, हम हर चीज़ों का से सोल्यूशन निकालना स्टार्ट कर दिए। वो होता है ना कि आप किसी को जितना ज़्यादा बांधो किसी चीज़ में, वो उतने ही बेटर तरीके से उस चीज़ का सोल्यूशन निकाल पाता है। यस यस यस। तो हमारे साथ वही होता था, हमारे ऊपर इतने रेस्ट्रिक्शंस डाले जाते थे, इतने ज़्यादा डिसिप्लिन में रखा जाता था कि उसको उस चीज़ से छूटने के लिए हम लोग उल्टे सीधे ना चीज़ें निकालते रहते थे। ओके। हॉस्टल में बैठ के, जैसे एक पलोटी का ही हॉस्टल ले लो, वहाँ पे भी स्ट्रिक्टनेस है, तो लोग अलग अलग वे ढूंढते हैं कि हम लोग ये कैसे करें, वो कैसे करें, बीच में छुट्टी कैसे ले, बंक कैसे मारे। तो तुम जितना रेस्ट्रिक्ट करो रखोगे उतना ज़्यादा बेटर होता है। हम लोग और सोल्यूशन निकालते, हमारे दिमाग में और सोल्यूशन आते रहते थे, तो हमारी लाइफ धीरे धीरे हम लोग ने हमारी लाइफ ईजी बना दी। तो तब रियलाइज हुआ करके नहीं, कि मैं मजे कर रहा था वहाँ पे, आई वॉज एंजॉइंग, कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे साथ ही मेरे जैसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं। एंड वो मैंने ही चूज़ किया था। एंड स्लोली स्लोली टाइम के साथ साथ आई स्टार्टेड गेटिंग कंफर्टेबल, जितना मेरे को पता चलने लगा फील्ड के बारे में, कैसा होता है, लाइफ कैसी होती है। देन सीनियर से बात किया तो पता लगा कि ठीक है, ये सिर्फ एकेडमी की बात है, शिप पे जाके ऐसा नहीं होता है, एकेडमी में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस होता है। आफ्टर दैट जैसा फिर मैं शिप पे भी गया, शिप पे जाने के बाद भी आई वॉज वेरी मच नर्वस, कैसा कैसा रहता है। मेरे को सीनियर्स ने गाइड किया, जैसे जैसे मेरे को काम पता चलने लगा। व्हाट हैपेंस इन इंजीनियरिंग, हमको थ्योरेटिकल नॉलेज सिखाया जाता है, हमको वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता है कि कैसे चीज़ों के साथ काम करना। अगर तुम एक खराब मशीन सामने में लगे, कहने को तो मैकेनिकल इंजीनियर्स है, लेकिन आई हार्डली बिलीव कि किसी के सामने कोई खराब मशीन ला के रख दो तो उसमें से रेयरली कोई रहेगा जो उसको ठीक कर पाएगा। तो ये तो पता रहेगा करके मशीन काम कैसा करता है, उसमें क्या क्या पार्ट्स है, पार्ट्स के नाम क्या है, बस उसको प्रिंसिपल्स पता रहेंगे, उससे ज़्यादा उसको नहीं पता रहेगा। लेकिन हमारे साथ ये हुआ था कि जब हम लोग को मरीन में हम लोग को हाथों से काम करना होता था, हमारे वहाँ कोई ऐसा उस नॉलेज का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था जितना अगर तुमको मशीन ठीक करना आता है उस तरह। तो हमको प्रैक्टिकल नॉलेज इतना था कि हमको जैसे जैसे हम लोग काम सीखते गए, मेरे को कॉन्फिडेंस आता गया कि ये काम करना होता है। एंड मैं काम को जितना ज़्यादा अच्छे से करने लग गया था, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप शुरू हो गया था मेरे में। एंड आई विल गिव दैट क्रेडिट टू माय सीनियर्स, कि जो मेरे पहले शिफ्ट के सीनियर्स थे, उनने एफर्ट्स डाले मेरे को काम सिखाने में, कि मुझ में वो कॉन्फिडेंस आया। एंड आफ्टर दैट जैसे जैसे मैं आगे बढ़ने लगा, चीज़ें और ज़्यादा ईजी होने लगी। एंड अभी तो मेरे एग्जाम्स भी क्लियर हो गए, तो प्रमोशन हो गया। सो आई मीन ऑन माई ट्रैक, जहाँ मैं आज से 3 साल पहले सोचा था कि मैं शायद यहाँ तक ना पहुँच पाऊँ, आज मैं उस पोजीशन पे बैठा हूँ। सो ऑलवेज कीप वर्किंग, कीप ऑन गोइंग। मतलब आप वहीं पे जब आपने स्टार्ट कर दिया वर्क, तो वहीं से फिर मोटिवेशन, या आप बोल सकते हैं कि पैशनेट होके उसी में काम करते रहे। एंड राइट नाउ यू आर एंजॉयिंग इट, नॉट इट्स, तुम उसे ऐसा नहीं सोच रहे कि एक हर्डल है या एक क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, यू आर एंजॉयिंग इट। नाइस। ओके सो लाइक काफ़ी मेरे मिथ्स या फैक्ट बोल सकते हैं, रियल फैक्ट या रियल मिथ बोल सकते हैं, ये मुझे ही नहीं काफ़ी लोगों को भी है। तो ये मैं आपसे क्लियर करवाना चाहता हूँ कि ये सही बात है या गलत बात है। लाइक मैंने सुना है कि मर्चेंट नेवी जब जॉब पे लगते तो उन्हें बक्सा भर के पैसा दे दिया जाता है, लाखों उनका सैलरी ये होता है, तो करोड़ों आती उनका सैलरी होता सबसे पहले दिमाग में यही आता है सबके, है। जिस किसी को भी, मैं भी जब किसी को बताता हूँ कि अच्छा मैं मर्चेंट नेवी में ऑफिसर हूँ, तो सबके दिमाग में वही आता है, अरे ये तो दबा के कमा रहा है, ये तो अपना खोके खोके कमा रहा है, दबा के कमा रहा है। सो इट इज नॉट लाइक दैट ऑलवेज, बिकॉज
इफ यू सी द थंबनेल्स एंड पिक्चर्स जो सोशल मीडिया में बता के रखा है, वो काफी हद तक ट्रू है, बट एक पॉइंट के बाद काफी लोग कहते हैं कि ओके, तुम्हारा जैसे ही एडमिशन हो गया मर्चेंट नेवी में, सो यू विल स्टार्ट अर्निंग 2 lakhs 2.5 lakhs पर मंथ। बट द रियलिटी इज कि हम उस पोजीशन पे इमिडिएटली नहीं पहुंचते कि 2 lakhs। लाइक अभी मेरा प्रमोशन हुआ है, आई विल जॉइन माय नेक्स्ट शिफ्ट, सो इन दैट आई विल बी अर्निंग, ओके आई कैन से कि अभी जाके मेरा 2 lakhs रहेगा। सो व्हेन आई एम अर्निंग दैट 2 lakhs आफ्टर 4 years, when I started my career, after 4 years I will be getting that salary। मेरे को तब से नहीं मिल रहा है, 2019 से मेरे को मिलना स्टार्ट नहीं हुआ कि जब से मेरा सिलेक्शन हुआ मेरे को तब से मिलना स्टार्ट हुआ। तब से लेके तो 1 साल तक कुछ भी नहीं मिलता था। जब ट्रेनिंग में होते हैं हमको कुछ नहीं मिलता है। जब शिप पे गए तो शिप पे जाने के बाद हमको माय फर्स्ट सैलरी वाज अराउंड 35,000, 35-40,000 मुझको मिलता था। आफ्टर दैट इट इंक्रीज्ड एंड वेंट टू 70,000, कि अराउंड 68-70,000 पर मंथ था। एंड अभी एग्जाम्स क्लियर हुए, सो आई विल बी गेटिंग अराउंड 2। ओके सो दैट इज हाउ इट गोस स्टेप बाय स्टेप। ओके। एंड एक आई डोंट नो ये फैक्ट है या मिथ है कि जो भी मर्चेंट नेवी होते हैं, जो भी शिप पे होते हैं, उनको भर भर के दारू दी जाती है, बियर दी जाती है, एंड हर टाइम पे वो नशे में होते हैं। जस्ट बट ये क्वेश्चन है, काफी लोग का क्वेश्चन है, तो इस पे आपका क्या कहना है? रहता है इवन मेरे साथ। हाँ, ये मेरे साथ होता है। लाइक आई डोंट ड्रिंक एंड स्मोक, ठीक है, लेकिन लोगों को क्या लगता है कि अगर ये मर्चेंट नेवी में है हम्म, तो वो बाय डिफॉल्ट वो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करता ही होगा, क्योंकि वहाँ इतना मिलता है। बट ये भी एक मिथ है, मैं कहूँगा कि वहाँ मिलता है लेकिन एक लिमिट तक। हमारे इसमें भी पॉलिसीज होती है कि 0.4% वगैरह का ऐसा पॉलिसी होता है। वो भी कुछ शिप पे, कुछ ऐसे भी शिप होते हैं जैसे अगर टैंकर्स हो गए या एलपीजी एलएनजी कैरियर्स हो गए, जो थोड़े से हजार्डियस और डेंजरस शिप्स होते हैं, तो वहाँ तो जीरो अल्कोहल पॉलिसी है। वहाँ तुमको पूरे शिप पे कहीं पे भी अल्कोहल नहीं मिलेगा। और जो कुछ शिप होते हैं, कुछ ओनर स्पेसिफिक होते हैं, वहाँ पे भी हमको नहीं मिलता है अल्कोहल। एंड रिमेनिंग शिप पे अगर अल्कोहल मिलता भी है, सो इट इज लिमिटेड टू बियर फॉर पर्सनल यूज, कि तुमको मैक्सिमम बियर मिलेगा, फुल केस ऑफ बियर, वो भी तुमको खुद से खरीदना होता है। एंड उसमें भी एक लिमिट होता है, उनके पॉलिसीज कंपनीज ने बनाए हुए हैं करके डैट व्हेन योर ड्यूटी स्टार्ट्स, ड्यूटी के 4 आवर्स 6 आवर्स पहले यू कांट कंज्यूम अल्कोहल। तुम ड्यूटी के बाद ही अपना कंज्यूम कर सकते हो। एंड इफ यू आर इन ड्यूटी तो तुम्हारा कभी भी रैंडमली अगर चेक किया जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, ब्लड टेस्ट लिया जाएगा, तो अल्कोहल कंटेंट शुड बी लेस देन 0.4%। तो 0.4 इज नथिंग। जहाँ लोग इतना इतना 40% 50% वाला अल्कोहल लेते हैं, 0.4% इज नथिंग। वो पीना नहीं पीना बराबर की बात हो जाती है। तो सिर्फ तुम टेस्ट के लिए पीते हो वहाँ पे, और कुछ ऐसा नशे के लिए नहीं पिया जाता है वहाँ पे। लोग सिर्फ इंजॉय, और जब पार्टी वार्टी होती है तब निकलता है, तब ड्रिंक्स वगैरह निकाले जाते हैं कैप्टन के परमिशन के हिसाब से। बट वो भी एक लिमिट तक, क्योंकि अगर हम लोग ने लिमिट क्रॉस की है तो फिर वो हम लोग के लिए खराब हो जाता है। सो डैट फिर अगर उसका अगर रॉन्ग इफेक्ट्स हो रहा है तो फिर कैप्टन इमीडिएटली उस चीज़ों को बंद कर देता है। तो इसलिए हमको और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, तो हमको रिस्पॉन्सिबली कंज्यूम करना होता है अगर अल्कोहल कम जो कंज्यूम करता भी है तो। सो ये मिथ है कि ऐसा ड्रिंक्स मिलता है एंड सब पी के, अगर ऐसा सब पी के ही रहेंगे तब तो शिप कौन चलाएगा? तब तो एक पोर्ट से निकलने के बाद दूसरे पोर्ट में कभी पहुंचेगा ही नहीं शिप, यस यस यस। है ना? ओके। एंड ये एक मिथ और है कि लाइक आप शिप पे हो तो लाइक रोज या जब भी आप शिप पे हो तो पायरेट्स अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इस पे आपका क्या कहना है? आ, इसको मैं फैक्ट पे कहूँगा कि कुछ हद तक फैक्ट है। जो पायरेट्स होते हैं मोस्टली नाइजीरिया और सोमालिया एरिया के आसपास होते हैं। अपने इंडोनेशिया के पास भी होते हैं, बट दैट पायरेट्स आर नॉट सो डेंजरस। इस तरफ के जो होते हैं सोमालिया, दे आर वेरी हाईली प्रोफेशनल पायरेट्स। वो लोग कम पूरा गन मिसाइल्स और सब कुछ लेके आएंगे हाईजैक करने के लिए शिप को।
एंड इसमें उनका सिर्फ ओनली इंटेंशन इज टू गेट द मनी। वो तुमको हार्म हमको हार्म करने के पर्पज से नहीं आते वो शिप पे। हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम उनको शिप पे चढ़ने ना दें। हमको ट्रेनिंग में और हमको जो भी ट्रेनिंग दी जाती है जैसा सिखाया जाता है कि हाउ टू रिएक्ट इन दो सिचुएशन, कि अगर पायरेट्स आते हैं अटैक करते हैं तो हमको शिप को कैसे मूव करना है, कितने स्पीड में लेके जाना है। और अभी हम लोग काफ़ी सारे फेंसिंग एंड फायर होजेस काफ़ी कुछ हम लोग प्रिपरेशन करके जाते हैं। एक्चुअली उस एरिया को हाई रिस्क एरिया कहा जाता है, HRA। जब हम लोग वो HRA से ट्रांजिट करते हैं तो उससे पहले ही हम लोग वो सारे प्रिकॉशंस ले लेते हैं। एंड काफ़ी सारे केसेस में अगर रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है कि पायरेट्स अटैक के, तो वहाँ पे आर्म गार्ड्स को भी हायर किया जाता है। ओके। एंड आर्म गार्ड्स आर मोस्टली दी नेवी रिटायर्ड पर्सन्स। वो किसी भी कंट्री के हो सकते हैं, वो श्रीलंका के हो सकते हैं, इंडिया के हो सकते हैं, यूएई के, अरब के हो सकते हैं, ओमान के हो सकते हैं। वो किसी भी कंट्री के नेवी रिटायर्ड पर्सनल्स हो सकते हैं वो। तो उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किया जाता है कंपनीज के तरफ से। एंड वो हमारा शिप ज्वाइन करते हैं HRA ट्रांजिट करने से पहले। एंड वो लोग अपना सारा सैक्स वगैरह लगा के, बोरा लगा देंगे, अपना गन, मिसाइल, सब कुछ वो लोग रेडी रखेंगे। एंड 24 आवर्स वो लोग का लुकआउट रहेगा। ओके। एंड अगर कोई पायरेट्स आया एंड दे डोंट लिसन, दे डोंट कोऑपरेट, वो लोग ने अगर शिप को बोर्ड करने की कोशिश की, सो दे हैव फुल अथॉरिटी कि वो डायरेक्टली शूट कर सकते हैं उनको। कूल। तो हम लोग को वो सिक्योरिटी होता है कि हम लोग वो सिक्योरिटी ले सकते हैं। एंड इन केस हम लोग ने वो सिक्योरिटी नहीं भी लिया एंड पायरेट्स अटैक हुआ एंड दे आर लकी इनफ टू बोर्ड, अगर वो लोग ने बोर्ड कर लिया शिप को, तो फिर हम लोग को सिर्फ एक ही सजेशन दिया जाता है कंपनी की तरफ से कि कॉपरेट, क्योंकि वो वहाँ पे हमको हार्म करने के लिए नहीं आए। उनका कुछ रैंसम अमाउंट होता है जो डील होगा गवर्नमेंट, कंपनी और पायरेट्स के बीच में, बार्गेनिंग चलता है एंड दे फाइनली कम टू अ पॉइंट। तो कूल। हमको सिर्फ कॉपरेट करना होता है कि वो लोग हमको वहाँ पे मारने के लिए इस इंटेंशन से बिल्कुल नहीं आते। उनको पैसा दो, पैसा लेके निकल जाते एंड देन वी कैन सेल अहेड। कूल। एंड और एक, ये मुझे भी नहीं पता मिथ है या रियल फैक्ट है, कि जितने पोर्ट्स पे हमारी शिप लगती है वहाँ पे हमारी नंबर ऑफ गर्लफ्रेंड्स रहती है, तो इस पे क्या कहना है आपका? पोर्ट्स में पहली बात तो मैं कहूँगा ये तो मिथ है, ओके। ये सबसे बड़ा मिथ है। क्योंकि पोर्ट्स में हमको तो घूमने के लिए मिल गया, वही हम लोग के लिए बड़ी बात है। ओके। क्योंकि हमारे लिए आजकल ऑटोमेशन और ये सब इतने ज़्यादा फास्ट हो गए हैं कि हम लोग का पोर्ट टर्न अराउंड टाइम बहुत कम होता है। हम लोग शिप जाके पोर्ट में जाते हैं and बहुत जल्दी हम लोग शिप वहाँ से लेके निकल भी जाते हैं। बहुत बार तो ऐसे भी होता है कि हम लोग कोई अच्छे अच्छे पोर्ट में गए, अच्छे कंट्री में गए, लेकिन हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि कुछ घंटे में या फिर एक दिन में शिप वहाँ से निकल गया। तो जब तक हम लोग हमारा काम खत्म करके फ्री हो सकते थे, उतने टाइम तक शिप वहाँ से निकल चुका था। और हम लोग को हार्डली 2-3 घंटा मिलता है। अगर तुम मेरा पूछो तो एक मेरा शिप न्यूयॉर्क के पास गया था, सो आई हार्डली हैड 4-5 आवर्स और 6 आवर्स। तो वो 5 to 6 आवर्स में मैं पूरा न्यूयॉर्क घूम लिया। हम लोग हम लोग हम लोग इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं ना घूमने फिरने में कि हमको तुम 2-3 घंटा भी दे दो ना, हम लोग वो आसपास का एरिया पूरा एक्सप्लोर करके आ जाएंगे। ऐसा है। एंड हमारे पास तो 6 to 8 आवर्स था, तो 6 to 8 आवर्स में मोर देन सफिशिएंट। हम लोग वहां से मेट्रो पकड़ के गए न्यूयॉर्क, घूम के पूरा मैनहट्टन सिटी हम लोग ने एक्सप्लोर कर लिया और वापस भी आ गए। तो हमारे पास टाइम ही इतना कम होता है कि हम लोग वहाँ गर्लफ्रेंड क्या ही बनाएंगे। हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं होता। और यहाँ पे हम लोग अपना काम करते हैं, शिप के काम में बिजी होते हैं। हमारी जो इंडिया में गर्लफ्रेंड है, हम उसी को सारा टाइम देने के लिए हमको कम पड़ जाता है, और बाहर दुनिया भरी में गर्लफ्रेंड बनाएंगे तो हम करेंगे। यस। एंड एक फैक्ट ये भी है कि काफ़ी लोग मुझे पूछने आते हैं कि मुझे मर्चेंट नेवी में जाना है बट मुझे स्विमिंग नहीं आती है। सो व्हाट्स योर थॉट कि अगर मर्चेंट नेवी में जाना है तो तुम्हें क्या बहुत बेस्ट स्विमर रहना चाहिए? नहीं, ऐसा बेस्ट स्विमर का कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। हम्म। क्योंकि वहाँ पे बीच समंदर में अगर तुम छलांग भी मारते हो, पानी में जाते भी हो, हम्म। सो वहाँ के वेव्स ऐसे होते हैं, अगर वो रफ वेदर है, ये सब है, सो इवन द बेस्ट स्विमर इन द वर्ल्ड जो ओलंपिक्स का स्विमर होगा, इवन ही कांट स्विम एंड हम्म। सर्वाइव।
सो वहाँ पे उसके लिए नहीं सिखाया जाता है, यहाँ पे सिर्फ रिक्वायरमेंट ये होता है दैट यू शुड बी एबल टू स्विम एटलीस्ट 50 मीटर्स, कि तुम 50 मीटर्स तक एट अ स्ट्रोक स्विम कर पाओ। इफ यू आर एबल टू डू दैट, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एंड उसका ओनली पर्पस इज टू सेव योर सेल्फ। तुमको वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि अगर जहाज डूब रहा है सो वहां से लेके तुमको इंडिया पहुंचने तक का स्विमिंग करना है। तुमको वो कोई नहीं करने के लिए कहा है। ओके। तुमको सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं बिकॉज व्हेन द शिप सिंक्स एंड गोज डाउन, सो इट आल्सो टेक्स द नियर बाय वाटर्स विथ हिम, विद इटसेल्फ, है ना। वहां पे एक वर्लपूल बन जाता है एंड वो वर्लपूल की तरह वो आसपास की सारी चीजों को खींचता है नीचे। ओके, यस यस। So, so if you are nearby the ship, so it will also pull you. वो तुमको भी खींच के लेके चले जाएगा नीचे। सो जस्ट टू प्रिवेंट दैट, हमको कहा जाता है कि तुम जितना दूर जा सकते हो शिप से जाओ। तो सिर्फ उसके लिए हमको स्विमिंग आनी चाहिए, एंड वहां पे तो लाइफ जैकेट एंड बाकी सब कुछ होता है। तो हमको सिर्फ दूर जाके सेफ डिस्टेंस पे मेंटेन करना है खुद को, एंड आफ्टर दैट तो फिर रेस्क्यू टीम आ जाएंगे हमको रेस्क्यू करने के लिए। तो सिर्फ हमको तब तक सरवाइव करना है। तो सिर्फ उतना आना चाहिए। यू शुड नॉट बी फियर फ्रॉम वाटर। अगर तुमको पानी का डर नहीं है कि तुमको कोई पानी में फेंक दे, अगर वो डर नहीं है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। स्विमिंग आना नहीं आना कोई ऐसा कोई बहुत कंपलसरी चीज नहीं है, और जो थोड़ा बहुत भी रिक्वायरमेंट होता है वो एकेडमी में वो लोग ट्रेनिंग देते हैं उस चीज की। एंड एक क्वेश्चन और है जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट वो क्वेश्चन आया है कि उनको काम नहीं होता, लाइक मर्चेंट नेवी वगैरह जो होते हैं उनको काम नहीं होता, देर लाइक कि बैठे रहते हैं बस, और या उनका 6 आवर्स या 7 आवर्स का वर्क होता है, दैट्स इट। सो व्हाट्स योर थॉट? अगर आंसर सीरियसली देना है तो हला, तो अदरवाइज तो मैं तो काफी लोग को स्टार्टिंग में मैं समझाता भी था लोगों को, काफी ज्यादा एफर्ट्स भी मेरे को भी अच्छा लगता था कि यार चलो कोई पूछा है तो बताता हूँ। बट मेरे को भी ऐसे काफी सारे रैंडम क्वेश्चंस आते रहते हैं इंस्टाग्राम पे कि अरे तुम लोग तो कुछ काम करते नहीं होगे वहां पे। मैंने कहा करके काम तो होता है, तो बोले करके वो तो जब मशीन खराब होता होगा सिर्फ तभी काम करते होंगे, तुम लोग बाकी टाइम क्या करते। तो मैंने कहा बाकी टाइम हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग धूप में बियर लेके बैठे रहते हैं धूप के नीचे, यस। यही काम होता है हम लोग का। तो लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहां पे शिप पे इतना काम होता है। वो सिर्फ ऐसा नहीं होता है करके ठीक है शिप चल रहा है, एंड बिकॉज शिप एक फ्लोटिंग सिटी होता है शिप। उसमें छोटे से लेके बड़े सारे मशीन होते हैं, ए टू जेड हर चीज होता है वहां पे। एंड ऐसा नहीं होता ना कि सारी मशीन एक बार में खराब होंगी या सारी मशीन एक बार में सही चलेगी। कोई मशीन खराब होती है, कोई मशीन सही चलती है। एंड अगर सारी मशीन सही चल भी रही है तो उसका पीरियोडिक मेंटेनेंस होता है, रूटीन मेंटेनेंस होता है, कि ताकि वो हेल्दी मेंटेन रहे। हमारा टू व्हीलर होता है, हम लोग का बाइक होता है, तो हम लोग उसको एंड टाइम तक वेट नहीं करते कि किस दिन बाइक जाके रास्ते में अटक जाएगा, हम उस दिन जाके सर्विसिंग नहीं कराते। हम लोग हर 2-3 महीने में 6 महीने में सर्विसिंग कराते हैं बाइक की, चाहे वो खराब हो ना हो, उसका ऑयल चेंज कराएंगे हम लोग हर 6 महीने में, ताकि वो खराब हो या ना हो उससे मैटर नहीं करता। तो सेम हमारे रूटीन वर्क्स होते हैं कि चाहे मशीन खराब हो या ना हो, हमको रूटीन फॉलो करना होता है, वो मेंटेनेंस फॉलो करना होता है, इंस्पेक्शन करना होता है। एंड फिर उसके बाद जब पोर्ट्स में जाते हैं तो ऑपरेशंस होते हैं, कि मैन्यूवरिंग ऑपरेशन होता है, ये वो अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं। काफ़ी सारे पैरामीटर्स पे फोकस करना होता है हम लोग को, जिस पे नज़र बनाए रखना होता है कि ये पैरामीटर सही तो है, ये सब है। काफ़ी बार मशीन्स को स्विच करना होता है। तो एंड कभी कभार हमारे ब्रेकडाउन्स रहते हैं जो अनप्लान्ड होते हैं। हम लोग ने सोचा कुछ और होता है करके आज हम लोग ये करेंगे, लेकिन सडनली कुछ ऐसा काम आ गया कि हमको सब छोड़ के वहाँ भागना पड़ता है कि नहीं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अब प्रायोरिटी फिक्स करके हमारा कुछ और काम शुरू हो जाता है। एंड वहाँ पे काम की कमी नहीं है, वहाँ इतना काम होता है कि हम लोग नॉर्मली हम लोग 8 to 10 आवर्स काम करते, बहुत हो गया 12 आवर्स करते, लेकिन हम लोग को 12 घंटा भी कम पड़ जाता है अगर हम लोग सीरियसली एक काम को लेते जाए, तो 12 घंटा भी कम है। तो उस 12 घंटे में भी हम लोग कम्प्लीटली कोई ना कोई चीज़ों में हमेशा इन्वॉल्व रहते। हम लोग कहीं पे ऐसा टाइम पास नहीं कर रहे होते कि नहीं आ जाके बैठ जाओ, आ जाके बैठ जाओ, हमको समझ नहीं आ रहा। बिकॉज थिंग इज, अगर शिप पे काम रहना बहुत अच्छी बात है मेरे तरफ से, मेरा जो मानना है। बिकॉज वहाँ हमको उतना इंटरनेट नहीं होता, ये सब फैसिलिटी नहीं होता है। अगर तुमको एक दिन की छुट्टी भी दे दिए कि चलो ठीक है तुम काम मत करो, ये कर लो वो कर लो,
तो तुम खुद 2 घंटे में वापस आ जाओगे। कि तुम अगर काम नहीं है तो फिर और क्या करोगे तुम? दूसरी जगह जाके करोगे भी क्या? जिम मारोगे, कितना जिम मारोगे? तुमको पीएस खेलना है, कितना प्ले स्टेशन खेल लूंगा, कितना मूवी देख लूंगा, एक टाइम के बाद तो तुम वापस आऊंगी। कहीं बाहर तो जा नहीं सकते, आसपास तो पूरा पानी है, तो बोर हो जाता है इंसान। तो इसलिए अगर 8-10 घंटा 12 घंटा काम है, सो एट एंड ऑफ द डे हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है कि चलो। हाँ, क्योंकि इवन 2 आवर्स अगर जहाँ पे इंटरनेट है वहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस शिप पे इंटरनेट नहीं है वहाँ पे इवन 2 आवर्स सीम्स लाइक 20 आवर्स, कि ये 2 घंटा हम निकाले। बहुत डिफिकल्ट होता है, वही बहुत डिफिकल्ट चीज होता है वहाँ पे शिप पे। तो इसलिए ऐसा नहीं है, काम वहाँ पे बहुत होता है। जिसको ऐसा लगता है कि काम नहीं होता है, मैं उसको इनवाइट करता हूँ कि मेरे साथ चलो एक बार। तो एक हेल्पिंग हैंड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है वहाँ पे हमेशा। एंड मैंने एक ये भी सुना है कि मर्चेंट नेवी को 6 महीने का काम होता है, 6 महीने आराम से बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये मतलब मैं खुद समझना चाहता हूँ कि ये कैसा है। या वैसे तो मुझे आइडिया है, मैंने थोड़ा इसके बारे में पढ़ा है, बट काफ़ी लोगों को ऐसा ये होता है कि क्या उन्हें 12 मंथ वर्क करना पड़ता है, या क्या उन्हें 6 महीने काम रहता है, 6 महीने इंजॉय करते हैं। तो इस पे क्या कहना है आपका? 6 मंथ्स वर्क वाला तो ठीक है। एक्चुअली ये कम्प्लीटली ऐसा डिफाइन नहीं है कहीं पे करके तुमको 6 महीना काम करना है या और 6 महीना घर पे रहना है। वो कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं होता है, वो लोगों के दिमाग में बना हुआ है काफी पहले से कि 6 मंथ्स ऑन 6 मंथ्स ऑफ, लेकिन वो फिक्स नहीं होता है। हमारा चेंजेस होता है, डिपेंड होता है। कुछ कंपनीज होती है हु पे यू राउंड द ईयर, जो तुमको साल भर पे करती है। इवन अगर तुम घर पे हो तो भी पेमेंट आएगा, एंड इफ यू आर ऑन शिप तब भी पेमेंट मिलेगा। सो इन ऑन सच कंपनीज तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट्स 5 मंथ 6 मंथ्स के होते हैं, एंड फिर कंपनी डिसाइड करती है कि तुम कितना महीना घर पे रहोगे। इट कैन बी 2 मंथ्स, इट कैन बी 3 मंथ्स, इट कैन बी 4 मंथ्स। वो कंपनी डिसाइड करेगा कि कंपनी का पॉलिसी कैसा है, वो कितना महीना तुमको फ्री का सैलरी दे सकते हैं। तो उस चीज पे डिपेंड करता है। एंड मैं जिस कंपनी में हूँ, माय कंपनी डजंट पे मी एट होम। हमको सिर्फ शिप पे मिलता है जितना भी मिलता है। सो इन आवर केस वी हैव दैट फ्लेक्सिबिलिटी कि हमको जितनी छुट्टी लेना है हम ले सकते हैं। हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो फिक्स होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स रैंक के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर वो नॉन ऑफिसर रैंक है, क्रू है, तो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर्मली 9 मंथ्स के होते हैं। और हम लोग के कॉन्ट्रैक्ट्स में, जैसे मैं जूनियर ऑफिसर हूँ, जूनियर इंजीनियर हूँ, तो जो जूनियर ऑफिसर्स होते हैं उन लोग के कॉन्ट्रैक्ट्स 6 मंथ्स के होते हैं, 6 + -1। एंड जो सीनियर्स होते हैं, तो सीनियर से कॉन्ट्रैक्ट 3 + -1 के होते हैं। तो +-1 मीन्स एक विंडो पीरियड होता है। अगर मेरा 6 + -1 है, सो मेरा साइन ऑफ 5 मंथ्स में भी हो सकता है, 7 मंथ्स में भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि मेरा 6 महीने में ही, एग्जैक्ट 6 महीने में मैं शिप से घर पे आ जाऊंगा। अगर पहले कन्वीनियंट हुआ तो वो लोग मेरे को 5 महीने में भी घर भेज सकते, मुझे 7 महीने में भी घर भेज सकते। तो वेरी करता है, एंड छुट्टी मेरे ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कंपनी, मेरे कंपनी में मेरे को पे नहीं कर रहा है कंपनी। सो आई कैन डिसाइड कि मुझे कितना घर पे रहना है। एज पर पॉलिसी, एज पर रूल्स, इट इज रिटन कि हमको 1 महीना छुट्टी कंपलसरी लेना ही है। उसके ऊपर हम लोग कितना भी ले सकते हैं। ओके। मैं 2 महीना भी ले सकता हूँ, मैं 6 महीना भी ले सकता हूँ, 8 महीना भी ले सकता हूँ। कुछ कुछ लोग साल 1.5 साल भी लेते हैं, 2 साल भी लेते हैं। तो लोग अपने अपने कन्वीनियंट के हिसाब से लेते हैं। किसी को एग्जाम्स देने होते हैं, किसी को कुछ और काम होता है, किसी को फैमिली प्रॉब्लम होती है, एंड जिसको कोई इश्यूज नहीं है, जिसको करियर ओरिएंटेड है कि मेरे को जल्दी जल्दी शिप पे जाके टाइम खत्म करना है एंड प्रमोशन लेना है, तो वो लोग नहीं रुकते हैं। वो एवरी 2 मंथ्स में वो लोग शिप पे चले जाते हैं एंड अपना जल्दी जल्दी प्रमोशन लेके आगे बढ़ते हैं। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स। ऐसा 6 on 6 off वाला सीन जो है वो गलत चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लोगों ने बना के रखा है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होता है। कूल। ये सब जितने सारे डाउट्स है, जो रियल फैक्ट्स हैं, मिथ, ये तो सारे व्हाट्सएप पे या मेरे इंस्टाग्राम के चैनल पे आए थे। बट कुछ कुछ जो क्वेश्चंस है ये यूट्यूब चैनल से भी आए हैं अपने। तो जैसे कि एक मेरे सर है, खंडारे सर जिनका नाम है, उन्होंने पूछा है आपसे कि ये कौन से ऐसे सॉफ्ट स्किल है जो हमें रिक्वायर्ड रहता है एक मर्चेंट नेवी बनने के लिए। हाय खंडारे सर, ये अपने पलोटी वाली है क्या? यस 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 यस। हाँ, सो हाय खंडारे सर। मैं आपको इस चीज़ का जो आंसर देना चाहूँगा, एज सच सॉफ्ट स्किल का ज़रूर
हमको कह लो तो एक लीडरशिप जो क्वालिटी होता है, हम्म, जो इनिशिएशन लेने वाला लीडरशिप क्वालिटी होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। इफ़ आई टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, सो हम इंजीनियर्स को कम्युनिकेशन की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिकॉज व्हाट हैपेंस, वी नॉर्मली स्टे विद इन आवर डिपार्टमेंट। वहाँ पे हम लोग के ही लोग होते हैं, हम्म, हम लोग किसी बाहर वालों के साथ कम्युनिकेट नहीं करते। हम्म, जो नेविगेशन डिपार्टमेंट होता है, दे यूजुअली कम्युनिकेट विद द पोर्ट अथॉरिटीज, कस्टम्स एंड ऑल। हम्म, तो उनके लिए रिक्वायरमेंट होता है कि उनका इंग्लिश अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो कम्युनिकेट कर पाए। हम लोग के लिए उतना पॉसिबल नहीं होता है। अगर हमको कोई दूसरा नेशनलिटी का मिल भी गया हु इज वर्किंग विद अस, सो हमको मैनेजेबल इंग्लिश भी आ गया, मैनेजेबल कम्युनिकेशन भी आ गया कि हमारी बात दूसरों तक पहुंच जाए हम्म, एंड उसकी बात हमको समझ में आ जाए, सो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो हम लोग को एज ए इंजीनियर कम्युनिकेशन की तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, हम्म, बट अदर सॉफ्ट स्किल लाइक लीडरशिप और इनिशिएशन, क्योंकि बहुत बार सिचुएशंस ऐसे आते हैं शिप पे काम करते वक्त, जहाँ पे हमारा सीनियर प्रेजेंट नहीं रहेंगे, हम्म, वहाँ पे हमको डिसीजन लेना होता है, या फिर हमारे सामने इमिडिएटली ऐसा कुछ हो गया जहाँ पे हमको रिएक्ट करना होता है हम्म, कि कैसे करना। सो लाइक हमको कम्युनिकेशन में सिखाया जाता है, जब हम लोग ट्रेनिंग में होते हैं तो हमको उस चीज़ की भी ट्रेनिंग दी जाती है कि हाउ यू हैव टू रिएक्ट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिस्पॉन्डिंग एंड रिएक्टिंग, हम्म, कि तुम रिस्पॉन्ड कर रहे हो या रिएक्ट कर रहे हो। ओके, तो उस सिचुएशन को सोच समझ के आगे बढ़ना होता है, हम्म, एंड साथ में हमारे अंडर भी लोग काम कर रहे होते हैं, तो हमको वो दिखाना भी होता है कि ठीक है, बिकॉज हम लोग जैसा काम करेंगे हमारे जूनियर्स, हमारे नीचे वाले हम्म, वैसा ही सीखेंगे वो लोग। यस, तो वो क्वालिटी उन तक दिखना चाहिए कि चलो इसमें वो इनिशिएशन क्वालिटी है और लीडरशिप क्वालिटी है। बाकी उसके अलावा हमारा मोस्टली हमारा जॉब में सिर्फ टेक्निकल नॉलेज जितना बेटर रहेगा, हम्म, हमको उतना हेल्प करता है। बाकी ये सब एडिशनल फैक्टर होते हैं एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करने के रखने के लिए, कि तुम इनिशिएशन ले रहे हो, ऐसा ना हो करके तुमको हमेशा तुम्हारा सीनियर आके या बॉस आके तुमको बता रहा है काम हम्म, कि सौरभ आज ये कर लो, आज वो कर लो। वो कुछ दिन तो बता देंगे, लेकिन एक टाइम के बाद वो भी आके थक जाएगा, बोलेंगे सौरभ तुम खुद से कुछ सोचते ही नहीं हो, रोज हम्म, मेरे को आके बताना पड़ता है तुमको काम कि क्या करना है। सो हैव दैट इनिशिएशन स्किल कि खुद जाके एक्सप्लोर करो, खुद जाके ट्रबल शूटिंग करो कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, एंड उस चीज़ को सॉर्ट आउट करो। किसी का कहने का वेट मत करो कि ठीक है मेरे को सीनियर आके बोलेंगे उसके बाद आई विल डू दैट। कूल, कूल। एक मेरे फ्रेंड का और क्वेश्चन है, ये यूट्यूब के ही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वन टिप विच वी कैन फॉलो टू रीच अवर गोल्स। वन टिप टू रीच आवर गोल्स, यस। इसमें आई वुड से दैट स्टिक टू इट, कि जो भी तुमने सोच के रखा है, स्टिक टू इट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट। यस। ऐसा नहीं सोचना कि तुम लोग ने जो सोच के रखा है तुम वहाँ पे पहुंच जाओगे, ठीक है अगर पहुंचे दैट इज वेल एंड गुड, बट अगर वहाँ नहीं पहुंचे तो उसके बाद तुम्हारा क्या है, उसके बाद तुम्हारा प्लान बी क्या है, बैकअप क्या है, तुम कैसे रिएक्ट करोगे वो सिचुएशन में, तुम उस चीज़ को कैसे ग्रास्प करोगे। सिर्फ सक्सेस को नहीं, तुम फेलियर को भी ग्रास्प करने के लिए रेडी हो कि नहीं हो, तभी उस चीज़ को स्टेप उस चीज़ में एंटर करो। अगर तुमको लगता है करके मैं वहाँ जाके उस फेलियर को ग्रास्प नहीं कर पाऊंगा, मैं सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाऊंगा, सो बेटर स्टे अवे। ओके, इफ यू आर कीपिंग अ गोल, स्टिक टू इट एंड बी डिटरमाइंड टू इट। कूल। एक और कमेंट है जिनका नाम लुतिका कुल्ले है। उन्होंने पूछा है, नेवी इज ऑलवेज अ ग्रेट करियर ऑप्शन बट मेनी पीपल स्टक इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, सो व्हाट स्टडी एंड हाउ वी कैन अप्लाई फॉर नेवी एंड व्हाट इज द रोड मैप फॉर इट। सी हमारा सोसाइटी ऐसा है डैट कि उनको जहाँ पोटेंशियल ज़्यादा दिखता है सब वहीं पे जाते हैं। बाकी काफ़ी सारे ऐसे फील्ड्स है जहाँ पे अर्निंग पोटेंशियल इज इवन मोर देन मर्चेंट नेवी, मोर देन मेडिकल, मोर देन अ सर्जन। ऐसे बहुत से फील्ड है जहाँ पे पोटेंशियल वो काफ़ी हाई है। कुछ फ्रीलांसर्स फील्ड भी है, चाहे अपना खुद का स्टूडियो खोल लो या कुछ खोल लो, सो यू विल बी अर्निंग मच मोर। लेकिन लोगों को ना अवेयरनेस ही नहीं होता है, लोगों को एक सेफ्टी होता है। पीपल डोंट, जस्ट एन एग्जांपल, पीपल डोंट गो इन स्टॉक मार्केट। वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में करेंगे, एसआईपी में करेंगे,
वाई? क्योंकि उनको पता होता है करके एसआईपी में मेरे को इतना इतना रिटर्न्स मिलेगा, म्यूचुअल फंड्स में इतना रिटर्न मिलेगा, एक सेफ साइड है, एक सिक्योर साइड है। जिसको और ज्यादा सेफ्टी चाहिए होता है वो भी नहीं करता है, वो एफडी करता है कि नहीं, पता है कि चलो 8% तो मिलेगा ही मिलेगा, यस। है ना? तो वो चीज होता है कि कौन कितना रिस्क लेने के लिए रेडी है। तो लोगों ने ये पाथ ऑलरेडी देखा हुआ है कि इंजीनियरिंग में ये फील्ड रहे, इंजीनियरिंग में ऐसा करियर रहेगा, मेडिकल में ऐसा करियर रहेगा, तो लोग उसी को चूज करते हैं। लोग कुछ ना डिफरेंट करने का ट्राई नहीं करते क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते लोग कि क्या होगा अगर आज से 2 साल बाद, 5 साल बाद कुछ नहीं हुआ तो मेरा उतना साल खराब हो गया। लोग ये सोच के आगे नहीं, उस चीज को ऑप्ट ही नहीं करते। अब जैसे इसका मैं बताऊं अगर मर्चेंट नेवी के बारे में, तो इसमें एक 10th सॉरी एक 12th के बाद जा सकते हैं डायरेक्ट, या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जा सकते हैं। बट यहाँ मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आफ्टर 12th, अगर तुमको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाना है स्पेशली, क्योंकि यहाँ पे आफ्टर 12th बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करना होता है। एंड इट इज सेम लाइक एनी अदर इंजीनियरिंग कि तुम एडमिशन लेते हो वहाँ पे, 4 years ट्रेनिंग होता है, एंड इन फाइनल ईयर प्लेसमेंट्स के लिए कंपनी आती है, शिपिंग कंपनीज आती है। एंड वहाँ पे प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं होता है, तुमको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। आई हैव सीन मैनी मरीन इंजीनियर्स जिनका बीटेक मरीन इंजीनियरिंग में हुआ है आज के डेट में, लेकिन प्लेसमेंट नहीं हुआ, सो दे आर ऑल्सो वर्किंग इन आईटी और सम अदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। वो शिप पे मरीन इंजीनियरिंग करके भी वो शिप पे नहीं गए, ऐसा होता है। बट अगर आप मैकेनिकल करते हो या कोई दूसरा ग्रेजुएशन करते हो, एंड उसके बाद अगर आप जाके यहाँ पे करते हो, तो ये एक छोटा सा शॉर्ट टर्म कोर्स होता है, 8 months का, 1 year का कोर्स होता है। तो इसके रूल्स थोड़े से अलग है। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी रूल बना के रखा हुआ है डेट फर्स्ट यू हैव टू गिव दी ऑफर लेटर। अगर आपके पास ऑफर लेटर नहीं है तो आपको एडमिशन ही नहीं मिलेगा कोई इंस्टीट्यूट में। तो यहाँ पे वो फैक्टर ही चले जाता है कि मैं 1 साल बाद जॉब रहेगा या जॉबलेस रहूंगा मैं। वो जो क्वेश्चन मार्क होता है वो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे होता ही नहीं है, क्योंकि तुमको पहले ऑफर लेटर मिलता है, वो ऑफर लेटर में तुम्हारा सैलरी भी लिखा रहेगा करके आज से 1 साल बाद तुमको कितनी सैलरी दी जाएगी। उसके ऑफर लेटर के बिना तुम किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सकते हो। तो वो एक गुड पार्ट होता है। और अगर किसी को नेविगेशन में जाना है तो नेविगेशन में ऑल्सो डोंट गो फॉर बीएससी नॉटिकल साइंस। वहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, वहाँ पे भी 3 साल बाद नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं है। तो इंस्टीड गो फॉर दी 1 year कोर्स। एक डीएनएस करके कोर्स होता है जो 12th के ठीक बाद होता है, 1 साल का कोर्स होता है। उसमें भी सेम रूल होता है, पहले ऑफर लेटर मिलेगा, देन ओनली यू कैन टेक एडमिशन। सो बिफोर इन्वेस्टिंग मनी कि तुम इतना इतना पैसा डाल रहे हो, सो यू आर एटलीस्ट श्योर बाय माइंड कि ठीक है, आई एम इन्वेस्टिंग 6 lakhs 8 lakhs, सो आई विल बी हैविंग दिस मच सैलरी आफ्टर 1 year। तो वो एक करियर पाथ होता है। उसके अलावा ऐसा कोई करियर पाथ नहीं। सिर्फ मैं ये दो ही सजेस्ट करूंगा कि इफ यू आर गोइंग इन नेविगेशन, डायरेक्टली डू अ 1 year ट्रेनिंग आफ्टर 12th। एंड अगर इंजीनियरिंग साइड से जाना है सो बेटर डू नॉर्मल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड देन ज्वाइन मर्चेंट नेवी, सो दैट अगर तुम्हारा वहाँ नहीं भी होता है, यू हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो तुम किसी भी फील्ड में काम कर सकते हो। एक अपना ही जूनियर है सेंट विंसेंट पॉलिटी कॉलेज से, वैभव, जिनका क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन देर इज अ रिस्क ऑफ पायरेट्स अटैकिंग द शिप। इफ सेम सिचुएशन इज फेस बाय यू, हाउ विल यू टैकल दैट सिचुएशन? एज सच मैंने उसका बताया है पायरेट्स का, यस यस। कि हम लोग को पहले से हम लोग वी आर अवेयर कि विच एरिया इज अ हाई रिस्क एरिया, दैट वी आर ट्रांजिटिंग थ्रू एरिया, दैट एरिया। तो हम पहले से ही शिप पे फेंसिंग कर लेंगे, एट डिफरेंट लोकेशंस हम लोग होजेस रख लेते हैं। फिर हम लोग को शिप का बताया जाता है ट्रेनिंग में, लाइक तुमको फुल स्पीड में शिप लेके जाना है, एक जिगजैग पैटर्न में लेके जाना होता है हमको शिप को, बिकॉज उनका बोर्ड बहुत छोटा होता है पायरेट्स का। तो उनके लिए डिफिकल्ट बनाना होता है हमको, और कुछ नहीं। सिचुएशन डिफिकल्ट बनाओ ताकि वो शिप को बोर्ड ही ना कर पाए, और बोर्ड कर भी लिए तो उसके बाद वी हैव टू कोऑपरेट। उसके बाद हम अग्रेसिवली बिहेव मत करो, कोऑपरेट करो। एंड देयर इज अ इमरजेंसी, फॉर सच इमरजेंसीज ना देयर इज अ बटन गिवन ऑन एवरी शिप। उसका लोकेशन कॉन्फिडेंशियल होता है शिप पे कि कहाँ पे है वो, मैं वो यहाँ शेयर नहीं कर पाऊंगा, ये ओके। है ना?
क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है, जो सिर्फ शिप वालों को पता होता है कि उसका वो स्विच है कहाँ पे लोकेटेड। लेकिन वो स्विच प्रेस करने पे शिप पे कोई अलार्म नहीं बजता है, द अलार्म डायरेक्टली गोज टू द कंपनी। ओके। जो कंपनी का जो सिक्योरिटी ऑफिसर है उसको डायरेक्टली पता चलता है कि ठीक है, दिस शिप इज नाउ हाईजैक्ड या फिर अंडर थ्रेट है। सो फिर वो डायरेक्टली कोस्ट गार्ड्स और नेवी वालों के साथ, डिफेंस वालों के साथ कोऑर्डिनेट करके रेस्क्यू का अरेंजमेंट करते हैं। तो वो शिप पे उसके बारे में कुछ पता नहीं होता है, लेकिन वो स्विच सिर्फ और सिर्फ शिप वालों को ही पता होता है कि कहाँ पे होता है वो स्विच। एंड एक और पर्सन का मैसेज है जिनका नाम विशाल सिपैया है। इनका क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क दैट यू हैड फेस्ड अंटिल नाउ इन नेवी? डिफिकल्ट टास्क, डिफिकल्ट तो सभी होता है। स्टिल दैट यू लाइक। डिफिकल्ट इज, मैं कहूँगा एक, अगर टेक्निकल साइड से जाके अलग कुछ बात करेंगे तो एक टाइम मैनेजमेंट एक डिफिकल्ट टास्क होता है शिप पे। बिकॉज हमको कोई चीज़ की अगर कमी होती है शिप पे तो वो होती है स्लीप की। नींद वहाँ पे बराबर नहीं होती। जो लोग कहते हैं कि वहाँ काम नहीं होता है, तो अगर काम नहीं होता है तो हमारी नींद अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर मेरे आंखों के डार्क सर्कल से यस। पता चल रहा होगा कि वहाँ पे यस। आराम नहीं होता है, वहाँ आराम नहीं मिलता है, वहाँ हमको बहुत ज़्यादा कमी होती है, क्योंकि उसके अलग अलग फैक्टर्स भी होते हैं। हमारा शिप एक कंट्री से दूसरा कंट्री जाता है तो हमारा टाइम जोन चेंज होता है। हम लोग का कंटिन्यूसली एवरी डे हमारा हाफ एन आवर 1 आवर टाइम चेंज होते रहेगा, या तो एडवांस होगा या तो रिटार्ड होगा वो। तो हमको उसके हिसाब से भी एडजस्ट करना होता है। बहुत बार नींद नहीं आती है, बहुत बार टाइम तो होता है लेकिन हमारा शेड्यूल बिगड़ जाता है। क्योंकि हम लोग यहाँ से सिंगापुर से लेके हम लोग यूएस तक चले गए, या फिर इंडिया से हम लोग यूएस तक चले गए, तो ऑलमोस्ट 9 आवर्स का 10 आवर्स का डिफरेंस आ जाता है। तो एक हफ्ते पहले तक हमको 10 घंटे पहले सोने की आदत थी, और तुम एकदम से बोलोगे करके नहीं शिफ्ट तो अभी यूएस में, तो सिर्फ एक हफ्ते में हमको हमारा लाइफ 10 घंटे ये पीछे हो गया है। तो अभी हमको उसके हिसाब से एडजस्ट करना है। तो एक वो फैक्टर होता है कि हमेशा एडजस्टमेंट नहीं हो पाता वहाँ पे। दूसरा होता है कि हमको बहुत बार इमरजेंसीज आ जाती है, जैसे शिप पे अगर रात के टाइम पे अलार्म आ गया या कुछ आ गया, तो हम लोग उसको इग्नोर नहीं कर सकते, हमको जाना पड़ता है। तो रात को 2 बजे आए, 3 बजे आए, जाओ, फिर अगले दिन सुबह वापस उठ के आओ। तो हमको जो नींद भी होती है वो हमेशा ऐसा कोई गारंटी नहीं है करके हमको एट अ स्ट्रोक पूरी नींद मिल जाएंगी। हमको हो सकता है 2-3 घंटा नींद मिले, फिर हमको वापस जाना पड़े, फिर वापस से 2-4 घंटा नींद मिले। तो देखने को तो हम लोग 6 घंटा 8 घंटा सो रहे हैं, लेकिन वो एट अ स्ट्रोक नहीं मिलता हमको। तो वो टाइम मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड साथ ही साथ एक रिलेशन मेंटेन करना भी डिफिकल्ट होता है कि चलो टाइम चेंज होते जा रहा है, तो उसमें वो टाइम में तुम करोगे क्या? तुम वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ों में दोगे, या किसी के साथ तुमको बात करना है, या तुमको तुम्हारे पढ़ाई पे ध्यान देना है, या कुछ मैनुअल्स पढ़ना है। तो ये सब चीज़ें होता है। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। उसको छोड़ के अगर मैं एक टेक्निकल वे में बात करूँ, अगर जिसने क्वेश्चन कहा पूछा है, अगर वो जॉब से रिलेटेड जानना चाहता है कि जॉब से रिलेटेड मैं सबसे डिफिकल्ट क्या फेस किया हूँ, सो इट वाज ऑन माय फर्स्ट शिप जहाँ पे हमारा इंजन, अगर मैं एक इंजन का आइडिया दूँ, सो एक कार का इंजन कितना होता होगा, इतना होता होगा, ठीक या। है, या। छोटा सा। और एक शिप का इंजन होता है ऑलमोस्ट नियर अबाउट, इट इज नियरली 4 to 5 स्टोरी बिल्डिंग। वाओ। ठीक है, फाइव फाइव स्टोरी बिल्डिंग। तो अपने अपने घर के आसपास एक 5 फ्लोर का बिल्डिंग देख लो, दैट इज द साइज ऑफ इंजन ऑफ अ शिप। ठीक है, उतना बड़ा होता है शिप का इंजन। तो उसके सारे पार्ट्स काफी बड़े बड़े होते हैं, चाहे उसके बेरिंग कह लो या जितने भी पार्ट्स कह लो, सब बड़े होते हैं। तो हम लोग का एक बार हुआ था हमारा ऑस्ट्रेलिया के पास कि हमारा बेरिंग खराब हो गया था इंजन का, वो हमको चेंज करना था। एंड वो इतना क्रिटिकल चीज था कि जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक कि शिप आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि हम इंजन के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं वहाँ पे। तो हम लोग इंजन को खोल दिए थे, बेरिंग निकाल दिए हम लोग ने वहाँ पे, और वो सब हम लोग बीच समुंदर में वहाँ पे कर रहे हैं। एंड इट टुक अस अराउंड 3 days
क्योंकि उसके बाद हमको एक और जॉब भी था, हमको वो भी करना था। तो हमको टोटल 4 दिन लग गए थे वो काम करने में, और 4 दिन तक हम लोग सिर्फ एक एक घंटा सोए थे सारे लोग, रात को। रात को खेलो, जब भी खेलो, जब भी हमको टाइम मिल रहा है, 1 घंटे से ज्यादा शायद ही कोई सोया रहेगा वहाँ पे। ये काम इतना क्रिटिकल था वो काम, और इतना इमरजेंसी वाला काम था कि हम उसको छोड़ भी नहीं जा सकते। हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कल कर लेंगे, पहले सो लेते हैं। हम लोग पूरे टाइम हम लोग अपने बेडरूम पे भी नहीं गए थे। हम लोग वहीं पे हमारे जहाँ मशीन के पास थे, हम लोग मशीन के पास ही पड़े हुए थे। हम लोग का वो तो चलो, कैप्टन कैप्टन अच्छा था वहाँ का। उनका नाम दिल्ली का कैप्टन था, वेरी यंग कैप्टन, विवेक चौधरी नाम था उनका। तो वो काफ़ी अच्छे थे। जब उन लोग ने देखा कि ये लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हमारा ब्रेकफास्ट कह लो या हमारा जो भी कह लो, वो नीचे वहाँ तक ला के दे रहे थे। शेफ को बोल के कि इनके लिए अलग से प्रिपेयर करो, नीचे ले पहुँचा दो इनके लिए। क्योंकि हम लोग को रूम तक आने का भी टाइम नहीं था, फ्रेश होने का भी टाइम नहीं था हमारे पास। हम लोग कंटिन्यूअसली काम किए जा रहे, तो वो सबसे डिफिकल्ट था। एंड वही टाइम पे जैसा कि मैंने कहा कि हमको नींद की वैसी कमी होती है, एंड वो टाइम पे हम लोग और भी ज़्यादा डिफिकल्ट इसमें थे, क्योंकि एक ही घंटा सोने मिल रहा था। तो एक सिचुएशन ऐसा भी आया था मेरे साथ कि मेरे को मेरे एक सीनियर ने बोला कि ऊपर से जाके ये सामान लेके आ जा, एक फ्लोर ऊपर से। तो मैं गया तो ऊपर, एंड ऊपर से जब सामान लेके आ रहा था, मेरे आंखों में कंप्लीटली ना आंखें बंद हो जा रही थी मेरे। इसमें शरीर में जान नहीं बची थी। आंखें बंद हो जा रही, ये हो जा रहा। और मैं वैसे भी ना सीढ़ी से नीचे उतर रहा, हमारा पूरा लोहे का होता है, चाहे फ्लोर कह लो सीढ़ी कह लो, सब कुछ लोहे का होता है। एंड मैं उसमें से जा रहा हूँ, एंड हमारा काम के कारण ना पूरा ऑयल ऑयल था, सब कुछ ऑयली था वहाँ पे। एंड मैं जैसे ही पहला कदम रखा नीचे उतरने के लिए, मेरा पैर स्लिप हुआ, एंड मैं वहां से एक फ्लोर नीचे गिरा था सीढ़ियों की वजह से। ठीक है, एक फ्लोर नीचे गिरा था, जिसका मार्क आज भी मेरे हाथ में है। मेरे को अच्छा लगा कि और जब मैं नीचे गिरना स्टार्ट हुआ था, मेरे दिमाग में ना पूरा फ्लैशबैक आ रहा था। मेरे पूरे लाइफ टाइम फ्लैशबैक आ गया था मेरे दिमाग में कि मैं गारंटीड, मेरे को पता था करके मैं बचूंगा नहीं। क्योंकि पूरा क्योंकि पूरा का पूरा माइल्ड स्टील का है वो। अगर उसमें तुम्हारा हेड बैंग ऑन होता है, तो पूरा क्रैक हो जाएगा हेड। लकीली मेरा हेड हेड बैंग ऑन नहीं हुआ, सिर्फ हाथ बैंग हुआ। तो मेरे हाथ में थोड़ा बहुत चोट लगा था। तो वैसा होता है। तो इतना भी कोई आसान नहीं है शिप पे काम करना। काफी कभार ऐसे सिचुएशन भी आते हैं। एक क्वेश्चन है, एक यूजर आई कैन से कि व्यूअर का, कि आई वांट टू नो अबाउट प्री सी ट्रेनिंग एंड हाउ डिफिकल्ट इट इज। प्री सी ट्रेनिंग मीन्स हम जो ट्रेनिंग लेते हैं 8 मंथ्स का, 1 ईयर का, उसी को प्री सी ट्रेनिंग कहा जाता है। अभी प्री सी ट्रेनिंग का कैसा होता है, मेरे को भी पहले उतना आइडिया नहीं था। जब मैंने बॉश से यहाँ पे स्विच किया, मेरे दिमाग में यही था पहले से कि चलो मर्चेंट नेवी है, प्राइवेट सेक्टर है, तो यहाँ इतना डिफिकल्ट नहीं होगी ये सारी चीज़ें। ये लोग थोड़ा सा सॉफ्टली लेते होंगे, या फिर लीनियंसी रहती होगी यहाँ पे, क्योंकि ये तो एक तरीके से कॉर्पोरेट वर्ल्ड ही हो गया ना, प्राइवेट सेक्टर हुआ तो मुझे लगा नहीं था इतना कोई ट्रेनिंग रहेगा। बट व्हेन आई इट वाज माय फर्स्ट डे इन एकेडमी, मेरे को तभी रियलाइज हो गया कि वहाँ पे हम लोग का शेड्यूल बहुत ज़्यादा टाइट था। हम लोग सुबह 4:30-5 बजे उठते थे, एंड हम लोग को छोड़ा जाता था रात के 8:30 बजे। हम लोग को छोड़ते थे वो लोग। ओके। और 10 बजे हमको वापस सोना होता था, कि 10 बजे सारे लाइट्स बंद हो जाने चाहिए। अगर कोई जगा हुआ दिखा तो फिर उसको पनिशमेंट मिलेगी। तो हम लोग के पास हार्डली 1.5-2 आवर्स होता था दूसरी चीज़ें करने के लिए। अब वो 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में हमको सब कुछ मैनेज करना है। हमको हमारे असाइनमेंट्स भी करना है, हमको पढ़ाई भी करनी है, हमको कपड़े भी धोने हैं, हमको साफ सफाई भी करनी है, हमको घर पे भी बात करना है, जिसकी गर्लफ्रेंड है वो गर्लफ्रेंड से भी बात करना है ना। तो अपना तो सबके ऐसे अपने अपने रहते, तो उसमें टाइम मैनेज करना वहाँ पे भी डिफिकल्ट था। इवन हमको एग्जाम्स के टाइम पे भी हमको टाइम नहीं मिलता था कि हम लोग एग्जाम के लिए भी पढ़ पाए। क्योंकि हमको ऐसा नहीं था करके चलो एग्जाम है तो वो लोग हमको छुट्टी दे देंगे या पढ़ने के लिए टाइम दे देंगे। तो ट्रेनिंग बहुत टफ होता है वो। मैंने अपने खुद आंखों से देखा है। जब मैंने ज्वाइन किया था, तो जो 12th के बाद ज्वाइन करते थे, तो कुछ लोग आते थे और सुबह को एडमिशन लेने के लिए, और शाम को अपने पेरेंट्स के साथ ही वापस लौट जाते थे।
उनका स्केड्यूल देख के कि इतना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, वो लोग डर जाते थे और कुछ-कुछ लोग 1-2 हफ्ते में या महीने भर में छोड़ देते थे। उन लोग से होता नहीं था। लेकिन एक बार एंटर कर लिए तो फिर डिफिकल्टी जाएँगी, लेकिन धीरे-धीरे वो रिलैक्स हो जाता है। और मुझे जब ये कब रियलाइज़ हुआ था कि ज़्यादा टफ है, मेरे को बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था बीच में। देन एक दिन मैंने आईएनए का यूट्यूब में ना एक सर्च किया कि आईएनए का ट्रेनिंग कैसे होता है, इंडियन नेवल एकेडमी। तो जब मैं उनका रूटीन देखा तो उनका एंड हमारा रूटीन वाज़ ऑलमोस्ट सेम। वो लोग भी सुबह ऐसे ही 5 बजे के आस-पास उठते हैं, 7 बजे उन लोग का भी ब्रेकफ़ास्ट होता है, 12-1 बजे लंच होता है और शाम को फिर साढ़े 6 बजे 7 बजे डिनर हो जाता है। एंड उनको भी रात को 8-9 बजे छोड़ा जाता है। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि उनको एम्यूनिशंस और ये सब की भी ट्रेनिंग दी जाती है डिफेंस की, हम लोग को उसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। हमको मशीन्स के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो एक बड़ा डिफरेंस होता है। अदरवाइज़ जो रूटीन होता है वो कंप्लीटली सेम होता है जो एक आईएनए में होता है और यहाँ पे। अगर कोई छोटे एकेडमी में जाता है कोई, एडमिशन लेता है, तो वहाँ पे इतने सब रूल्स फॉलो नहीं किए जाते। क्योंकि हमारे खुद के इंस्टीट्यूट में बाहर के लोग भी आते थे, तो हम लोग ने उनको देखा है। वो लोग यूनिफ़ॉर्म के नीचे चप्पल पहनेंगे, सैंडल पहनेंगे, ऊपर शर्ट है, नीचे जीन्स पहनेंगे, बड़ी-बड़ी दाढ़ी लगा के। तो उनमें वो डिसिप्लिन नहीं होता है। उनको स्ट्रिक्टनेस फॉलो नहीं करना होता है। वो सब छोटे एकेडमीज़ का है। लेकिन मैं जिस एकेडमी से ट्रेनिंग लिया था, वो पूरे इंडिया का सबसे टॉप था। तो ऑब्वियसली उसको वो स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसका ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। यस, एक हमारे व्यूअर का एक और क्वेश्चन है, व्हाट रिमाइंड यू द मोस्ट व्हेन यू आर इन द सी? रिमाइंड्स मी द मोस्ट, मैं कहूँगा पानी पूरी और मोमोज़। देखो ये सब चीज़ें जो होती है, कुछ चीज़ें वहाँ का लाइफ़ अलग होता है। ये भी याद वहाँ के दिला के एन्जॉयमेंट अलग आपने होते हैं। मुझे याद करवा दिया कि यार खाना है। है ना? तो वहाँ का लाइफ़स्टाइल अलग होता है, उसका भी एक अलग मज़ा होता है। बट थिंग इज़ कि हम लोग को जो फ्रीडम मिलता है, जैसे अगर मेरे को यहाँ पे इच्छा हो रही है पानी पूरी खाने की, मोमोज़ खाने की, मॉल जाने की, पिक्चर देखने की, दोस्तों से मिलने की, हैंग आउट करने की, तो मैं कभी भी गाड़ी लेके निकल जाऊँगा, चले जाऊँगा, घूम फिर के आ जाऊँगा। वहाँ पे वो ऑप्शन नहीं होता है। वहाँ पे जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज़ होते हैं कि जो मेस रूम में अवेलेबल है, हमको वही खाना पड़ेगा। जहाँ पे जितना टाइम मिल रहा है उतना ही करना पड़ेगा। वहाँ पे जो बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर के लिए जो चीज़ दिया हुआ है, हमको उसी के साथ मैनेज करना पड़ेगा। अगर कैरम बोर्ड दिया हुआ है तो हम लोग को सिर्फ कैरम बोर्ड ही खेल सकते हैं। गिटार दिया है तो हम लोग सिर्फ गिटार बजा के हमारा एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। प्ले स्टेशन दिया है तो हम प्ले स्टेशन खेल सकते हैं। या फिर हम लोग बहुत बार साथ में बैठ के मूवी देख लेते हैं। किसी एक के रूम में बैठ के हम लोग 7-8 लोग बैठ जाएंगे, लैपटॉप पे मूवी लगा के हम वैसा एंजॉय करते हैं। तो वहाँ का लाइफ अलग होता है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली यहाँ का जो वो फ्री लाइफ होता है कि कभी भी जो भी करना है जाके कर लो, घूम फिर के आ जाओ, तो उस चीज़ को मैं मिस करता हूँ थोड़ा सा। एक और क्वेश्चन है हमारे व्यूअर का, हाउ डू वी ब्रिंग द माइंडसेट इन अस, हाउ कैन वी ब्रिंग द डिसिप्लिन इन आवर डेली लाइफ, प्लीज शेयर योर पॉइंट ऑफ व्यू, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अगेन मैं वही चीज़ कहूँगा कि स्टिक टू इट। अस। कि अगर तुमने कोई चीज़ प्लान किया है, देन स्टिक टू द प्लान। अगर तुमको कोई डिसिप्लिन में चाहिए, बिकॉज सी हम लोग का लाइफ डिसिप्लिन में होता है, हम लोग को पहले से वो चीज़ में डाल के रखा होता है। तुमको प्रायोरिटी सेट करनी होती है कि प्रायोरिटीज क्या है, पहले क्या चीज़ देखनी है, फिर बाद में क्या चीज़ देखनी है। अगर हम शिप पे है तो कहने को तो हम लोग को है कि ठीक है कंपनी की तरफ से 8 आवर्स वर्किंग है या 10 आवर्स वर्किंग है, बाकी हमारा रेस्ट टाइम है। तो लेकिन अगर हम लोग कहेंगे कि नहीं, हम लोग को तो सिर्फ 8 घंटे के लिए काम करने के लिए सैलरी मिल रही है, और कोई अगर इमरजेंसी आ गया तो हम बोलेंगे नहीं, मेरा आज का 8 घंटा हो गया, कल देखेंगे। तो वैसा हम लोग नहीं कर सकते। एक बार काम हो गया तो काम होने के बाद हम लोग भली छुट्टी ले ले जितना चाहिए। लेकिन जब हम लोग वहां पे हैं तो वी आर 24/7, वी आर इन सर्विस। अगर रात को कितने भी बजे कुछ भी आ जाए, हम लोग को वहाँ जाके हमारी प्रायोरिटी है कि हमको देना है। हम लोग वहाँ पे ये नहीं बोल सकते करके कंपनी तो हमको पे नहीं कर रहा है इसके लिए। कंपनी पे करे ना करे, हमको करना है। सेम गोज अगर कोई एग्जाम के लिए तुम प्रिपेयर कर रहे हो, तुम्हारा डेली लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए, तो एक डिवाइड कर लो अपने पूरे डे को कि तुम्हारा 24 घंटा है तुम्हारे पास। 24 घंटे में तुमको कितना घंटा सोना है, तुमको कितने घंटे पढ़ाई करना है,
कितने घंटे काम करना है, कितने घंटे, कोई चीज़ को ना कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। हम्म, काफ़ी लोग की इसमें मैंने वो खराब आदत देखी है कि वो लोग क्या करते हैं, चलो एग्ज़ाम आ गया या पढ़ाई करना है तो सब कुछ छोड़ देंगे। हम्म, वो लोग पिक्चर देखना छोड़ देंगे, जिम जाना छोड़ देंगे, वो हर चीज़ छोड़ देंगे। वो सिर्फ़ पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई में घुस जाएँगे हम्म, और जब एग्ज़ाम खत्म हो गया तो वापस से पढ़ाई छोड़ देंगे और सिर्फ़ मौज-मस्ती में घुस जाएँगे वो लोग। हम्म, है ना? तो ये बहुत खराब चीज़ है। जैसा अभी मेरे को ना पापा ने मेरे पहले से गाइड किया है। मैं क्या करता था, मेरा फिक्स रूटीन होता था स्टार्टिंग से ही हम्म, कि अगर तुम पहले से है तो सुबह को तुम मेरा एक्सरसाइज कह दो, 2 घंटे एक्सरसाइज को दे दो, फिर 4 घंटा पढ़ाई कर लो, फिर 2 घंटा रेस्ट कर लो, फिर 4 घंटा पढ़ाई, फिर शाम को 2 घंटा अपना वेब सीरीज़ के लिए दे दो। तुमको पिक्चर देखना अच्छा लगता है, पिक्चर देखो। तुमको दोस्तों के साथ जाना अच्छा है तो 2 घंटा दोस्तों के लिए रख लो, फिर कुछ घंटे फैमिली के लिए रख लो। बट स्टिक टू इट, कि ऐसा नहीं है करके अगर तुमने 2 घंटा वेब सीरीज़ के लिए रखा है, तो तुम उसको 3 घंटे तक देख रहे हो। अपना टाइम लिमिट करो कि भले ही वो सीरीज़ खत्म हुआ हो, ना हुआ हो, तुमको उसका बाद का एपिसोड देखने की क्यूरियोसिटी मच रही है या नहीं मच रही है। इच्छा भी हो रही है, अगर तुमको क्यूरियोसिटी हो भी रही है कि मेरे को उसके बाद का एपिसोड देखना है, कि क्या चीज़ है, तो भी अपने आप को उतना कंट्रोल करना चाहिए करके नहीं, मेरा आज का 2 घंटा हो गया है, मैं अभी कल के 2 घंटे में बचा हुआ वेब सीरीज़ कंटिन्यू करूँगा। एंड सेम गोज़ विथ स्टडीज़, कि अगर तुम्हारा टॉपिक हो गया कि मैंने आज इतना टॉपिक लेके चलना है, कि इतना टॉपिक खत्म करना है, तो उतना टॉपिक खत्म करो। अगर उसको 2 घंटा खत्म हो जाता तो बचा हुआ टाइम तुम फिर एन्जॉय करो। क्योंकि सेम हम लोग शिप पे भी हम लोग ऐसे ही काम करना प्रेफ़र करते हैं, कि अगर तुम्हारा कोई काम जल्दी हो गया तो रिलैक्स करो। अगर तुम 8 घंटे का काम 6 घंटे में कर रहे हो तो 2 घंटा रिलैक्स करो। हमेशा वर्क ओरिएंटेड मत टाइम ओरिएंटेड मत चलो, वर्क ओरिएंटेड चलो। डेली का डिसाइड कर लो कि आज इतने टॉपिक पढ़ाई करना है, मेरे को इतना एपिसोड वेब सीरीज़ का देखना है, मेरे को इतने टाइम दोस्तों के साथ स्पेंड करना है, एंड उसको लेके चलो, लाइफ में सब कुछ होगा। मेरे जब एग्ज़ाम्स होते थे, मैं एग्ज़ाम में भी मेरे को याद है, मैं जाने को देखता नहीं था, लेकिन मेरे पापा ज़बरदस्ती मेरे को घर से भगाते थे कि एग्ज़ाम चालू है तो क्या हुआ, जिम जा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 घंटे जिम करके आएगा तो फेल नहीं हो जाएगा तू एग्ज़ाम में। तो मेरे को ज़बरदस्ती वो जिम के चक्कर लगवाते थे पापा। तो वैसा था। तो हर चीज़ को बैलेंस करके चलो। जिस दिन तुम ये सीख गए, टाइम मैनेजमेंट सीख गए, उस दिन डिसिप्लिन खुद ही आ जाएगा। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है। टाइम को मैनेज करो, डिसिप्लिन खुद ही आ जाता है। कूल। एक और व्यूवर का जिनका नाम ऐश्वर्या पाटिल है, उनका क्वेश्चन है, बीइंग अ सी फेरर योर लाइफ माइट बिकम मोनोटोनस एंड ऑल्सो फील आइसोलेटेड एंड होम सिक, हाउ डू यू टैकल दिस? मोनोटोनस, यहाँ से देखो, मोनोटोनस से मैं बताऊँगा कि यहाँ का हम लोग का लाइफ मोनोटोनस तो उतना नहीं होता है। अगर मैं किसी आईटी वाले से कंपेयर करूँ या कॉर्पोरेट वर्ल्ड से कंपेयर करूँ, जो मैं देखा है नॉर्मली, क्योंकि मैंने भी बॉश में जब काम किया है, तो कहने को तो मैं एक इंजीनियर था, बट स्टिल मेरा आउट ऑफ 8 आवर्स मेरा कम से कम 5 आवर्स तो मैं एक्सेल शीट के सामने ही जाता था मेरा। मैं कंप्यूटर में एक्सेल शीट ही भरते रहता था दिन भर। तो एंड नॉर्मली सबका जॉब यही होता है, चाहे जो बीपीओ में काम करते हैं या कोई आईटी सेक्टर में काम करते हैं, तो उनका नॉर्मली मेन सेम रूटीन होता है कि तुम मॉर्निंग में जाओ, सेम काम करो, शाम को वापस आ जाओ, अगले दिन वापस जाओ, सेम काम करो, वापस आ जाओ। लेकिन हम लोग का वैसा नहीं होता है, हम लोग के जॉब में रूटीन वर्क बहुत कम होता है, कि जो हमको डेली करना है वो सिर्फ एक थोड़ा छोटा सा पार्ट है हमारे जॉब का। हमारा मैक्सिमम जो जॉब होता है वो डेली कुछ ना कुछ अलग चैलेंजेस होते हैं, कुछ ना कुछ नया आएगा। हम लोग को खुद को नहीं पता होता है, हम लोग रात को सोते हैं, सुबह उठ के आके देखते हैं तो कोई और मशीन खराब होगी। हम लोग ने सोच के कुछ और रखा होता है, वो कुछ और जाता है। तो रोज कुछ ना कुछ नया काम निकलता है। हम लोग ना रेगुलर बेसिस पे ना सेम काम नहीं करते वहाँ पे। हमारा रोज कुछ ना कुछ डिफरेंट काम रहता है, कभी कभार सडनली कुछ भी आ जाता है। तो मोनोटोनस हम लोग का बहुत, अगर 100% में से 20% हमारा काम मोनोटोनस होता है, 80% हमारा मोनोटोनस नहीं होता। तो जॉब को लेके तो हम लोग बोर होते नहीं है वहाँ पे, करके हम बोर हो गए ये काम कर करके, कम कर करके हमको खुद ही, हम लोग की तो फटती है हमको सुबह जाने में, पता नहीं आज क्या काम आ जाएगा, ऐसा होता है। हम लोग को तो खुशी होती है, अगर हमारा मोनोटोनस जॉब रहेगा तो हमको खुशी होती है, लेकिन हम लोग का जॉब मोनोटोनस होता नहीं है, हम लोग की खुद की फटती है करके, यार आज क्या आ जाएगा पता नहीं, सब सही रहो। हमारे सीनियर्स हमको कहते हैं करके भगवान को हाथ जोड़ के आया करो सुबह सुबह, ऐसा होता है हम लोग का। एक व्यूवर है, श्वेता जगावकर,
इनका ऐसा कहना है, व्हाट स्पेशल प्रिपरेशन यू हैव डन फॉर द इंडियन नेवी एग्जाम टू इंश्योर सक्सेस एंड व्हाट आर द चैलेंजेस यू आर फेसिंग व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो इंडियन नेवी है नहीं, मैंने कभी इंडियन नेवी के लिए प्रिपेयर किया नहीं है, वो जो कर रहे हैं वो बता पाएंगे बेटर। ये भी एक मिसकंसेप्शन होता है काफ़ी लोग के दिमाग में, वो मर्चेंट नेवी को इंडियन नेवी समझ लेते हैं काफ़ी लोग। तो ये कम्प्लीटली अलग सेक्टर है, ये कमर्शियल सेक्टर होता है, इसका एग्जाम्स अलग होता है। तुम इसके प्रिपरेशन से इंडियन नेवी का क्लियर नहीं कर पाओगे, इंडियन नेवी की प्रिपरेशन से तुम इसका एग्जाम्स क्लियर नहीं कर पाओगे। इसमें कम्प्लीटली अलग सेट ऑफ प्रिपरेशन लगता है। अगर मेरा पूछो तो एज ए इंजीनियर कम्प्लीटली टेक्निकल नॉलेज, साउंड टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता है इसमें। सो पूरा सेकेंड ईयर से लेके फाइनल ईयर तक जितने भी टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो सबको थॉरोली मैंने यही किया था। मैंने अपना प्रिपरेशन के टाइम पे मैं सारे बुक्स लेके लाइब्रेरी से उसको पूरा रिवाइज किया, खुद के नोट्स बनाया, देन आई हैव क्लियर्ड माय एग्जाम्स। तो उस तरीके से चलना पड़ता है, ऐसे ज़रूरी नहीं करके अगर आप कोचिंग लगा ले रहे हो किसी चीज़ की तो आपका हो ही जाएगा। मैंने कभी कोई कोचिंग नहीं लगाया, मैंने इंजीनियरिंग में ना कोई सब्जेक्ट की कोचिंग लगाया, ना कोई गेट का कैट का, मैं किसी चीज़ का कोचिंग नहीं लगाया। मैंने सिर्फ अपने सेमेस्टर एग्जाम से फोकस किया जो कॉलेज में पढ़ाते थे क्लासेस में। मैं अपने जूनियर्स को भी यही कहता हूँ, लाइक अगर कॉलेज की तरफ से देखो तो मुझे पलोटी कॉलेज उतना पसंद नहीं था कभी से। एंड एक फैक्टर था प्लेसमेंट वाइज कि मेरे को प्लेसमेंट पसंद नहीं था वहाँ का, कि उसमें प्लेसमेंट नहीं आता था। बट अगर मैं एक लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ तो वहाँ के लेक्चरर बेस्ट है। क्योंकि मैंने अपने खुद के फ्रेंड्स के मुंह से सुना हो करके आईआईटीज में कैसे लेक्चरर्स होते हैं। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस में, आईआईटी में मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं, तो हर जगह तुमको अच्छे लेक्चरर नहीं मिलेंगे। यहाँ पे जितने अच्छे तुमको पलोटी में मिलेंगे। अगर कुछ लेक्चरर्स को छोड़ के यहाँ पे 90% लेक्चरर्स इतने ज़्यादा साउंड है अपने सब्जेक्ट्स को लेके कि अगर तुम लोग कहीं पे भी अगर नहीं जाते हो कोई ट्यूशन, सिर्फ क्लास में सिंसियरली ध्यान देते हो, सो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट वो चीज़ को ना रजिस्टर करने के लिए। कोई भी नया चीज़ सीख रहे हैं ना अगर पहली बार, तो उसको सिंसियरली करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। कि कोई भी पहली बार, तुम सेकंड टाइम वो चीज़ कर रहे हो तो तुम मस्ती मजाक में करो चलेगा, लेकिन कोई अगर तुम नॉलेज या कुछ भी गेन कर रहे हो फर्स्ट टाइम कर रहे हो लाइफ में, तो उस चीज़ को सिंसियरली करो। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर सिंसियरली करते हैं ना तो वो चीज़ दिमाग में रजिस्टर्ड हो जाता है कि अगर 10 साल बाद में किसी ने वो चीज़ के बारे में तुमको पूछा तो तुमको भले ही धुंधला धुंधला याद रहेगा, बट याद रहेगा कि ऐसा कुछ हुआ था। एक हमारे और व्यूवर है जिनका नाम आदित्य है, उनका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर टिपिकल वर्क रूटीन लाइक व्हेन यू आर ऑन द शिप एंड हाउ डू यू डील विथ चैलेंजेस एंड इमरजेंसी एट सी। तो आपने चैलेंजेस एंड इमरजेंसी का तो सवाल का जवाब दे दिया, बट आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड टू नो लाइक व्हाट्स योर टिपिकल वर्क रूटीन ओवर देयर। वर्क रूटीन इज लाइक इट डिपेंड्स, देयर आर टू काइंड्स ऑफ शिप, ओके। एक यूएमएस होता है, एक नॉन यूएमएस होता है। यूएमएस मीन्स अनअटेंडेड मशीनरी स्पेस, ओके, जिसको हम लोग अनमैन्ड स्पेस भी कहते हैं। मीन्स अगर तुम्हारा ऑटोमेशन शिप का, अगर हम लोग का ऑटोमेशन वगैरह और अलार्म सिस्टम प्रॉपरली काम कर रहा है, सो देर इज नो नीड कि वहाँ पे कोई फिजिकली कोई प्रेजेंट रहे। हम लोग के इंजीनियर्स के कैबिन में एक अलार्म सिस्टम लगा हुआ होता है, एंड वो अलार्म सिस्टम में हमको डिस्प्ले भी लिखा होता है करके कौन सा अलार्म आया है, कौन से मशीन में प्रॉब्लम है। तो हम लोग वैसे शिफ्ट पे, हम लोग का जो वर्क रूटीन होता है वो हम लोग का सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक होता है नॉर्मली। 8 से लेके 5 करते हैं हम लोग काम, और 5 बजे at 5 वी नॉक ऑफ। जब नॉक ऑफ करते हैं तो हम लोग उसको यूएमएस मोड में डाल के चले जाते हैं। एंड इन दैट केस अगर इवनिंग 5 से लेके अगले दिन हम लोग सुबह को आते हैं, तो उसके बीच में अगर कुछ भी होता है वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम आता है मशीन में, anything goes wrong, so it gives directly indicates in the alarm panel, जो पब्लिक स्पेसेस में भी होता है। एंड जो ड्यूटी इंजीनियर होता है, एवरी 3 days ड्यूटी इंजीनियर चेंजेस। तो जो भी ड्यूटी इंजीनियर है वहाँ पे, उसके कैबिन में, उसके बेडरूम में वो अलार्म बजेगा, सो दैट ही कैन गो एंड चेक। तो वैसा होता है हम लोग का। एंड जहाँ पे यूएमएस नहीं होता है, इवन इफ द सम ऑफ द क्रिटिकल मशीन जिसका काम नहीं कर रहा है, भले ही 90% ऑटोमेशन काम करे, बट इफ 10% इज ऑल्सो नॉट वर्किंग एंड दैट इज अ क्रिटिकल फैक्टर, अगर वो किसी क्रिटिकल ऑपरेशन से इन्वॉल्व है, तो फिर वहाँ पे हम उसको यूएमएस में नहीं डाल सकते, हम लोग वो रिस्क नहीं ले सकते। हम लोग यहाँ पे चले गए सिर्फ सोने के लिए,
और वहाँ पे अलार्म सिस्टम काम ही नहीं किया, हमको अलार्म आया ही नहीं रात में, तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगले दिन सुबह जब हम लोग आएंगे तब तक के बहुत लेट हो चुका रहेगा चीज़ें। तो वैसे केसेस में 24 आवर्स किसी ना किसी को रहना होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग का वर्क रूटीन अलग होता है। वहाँ पे हम लोग 8 घंटे ऐसा काम नहीं करते कंटिन्यूसली। वहाँ पे हम लोग का शिफ्ट 4-4 आवर्स का होता है, ओके। 4-4 घंटे में डिवाइड हो जाता है। हम लोग का 3 रैंक होता है, सेकंड इंजीनियर, थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर। लाइक आई विल बी जॉइनिंग माई शिप एज अ फोर्थ इंजीनियर, तो मेरे ऊपर थर्ड इंजीनियर और सेकंड इंजीनियर रहेंगे। तो हम लोग का 4-4 घंटे का होता है। मैं सुबह 4 से 8 रहा होगा, देन एट 8 o'clock सेकंड इंजीनियर विल कम, मैं चले जाऊंगा अपना रेस्ट के लिए। सो 8 to 12 सेकंड इंजीनियर रहेगा, देन 12 to 4 ओके। थर्ड इंजीनियर विल बी देयर, एंड अगेन इवनिंग 4 to 8 आई विल बी देयर। तो ऐसा होता है वो। तो वो डिपेंड करता है शिफ्ट के टाइप पे कि तुम्हारा मशीनरी स्पेस कैसा है। एंड एक मनोज पाटिल नाम के व्यूअर हैं, उनका कहना है, कैन यू शेयर अ डिफाइनिंग मोमेंट इन योर करियर व्हेन यू रियलाइज दैट द मर्चेंट नेवी वाज अ राइट पाथ फॉर यू? एंड आई थिंक यू ऑल लाइक ऑलरेडी एक्सप्लेन दीज थिंग्स हाँ, कि आपको कब ये रियलाइज हुआ। मैं एक्सप्लेन किया था, बिकॉज एज आई सेड कि व्हेन आई स्टार्टेड कंपेयरिंग, जब स्पेशली चीज़ें टफ थी, जब मैं धीरे धीरे मैं इस चीज़ पे फोकस भी किया, एंड ये चीज़ मेरे को कहाँ से पता चली, अलग अलग लोगों से बात करके। कि जब मैं कंपेयर करने लगा, जब मैं अपने दूसरे कलीग्स को भी देखा, मेरे बैचमेट्स को देखा कि हाउ दे आर डूइंग इन देयर लाइफ, कि उनके इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को ऐसा किसी से कंपेयर करना नहीं चाहिए कि ठीक है कोई 25 LPA कमा रहा होगा, कोई 30 LPA ले रहा होगा, किसी को 50 LPA मिल रहा होगा आज के डेट में सेम एज में। सी कि हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी थी, कि मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी वो टाइम पे थी, एंड उसमें से बेस्ट चूज करो कि तुम क्या बेस्ट कर सकते हो। मेरे पास क्या था, मेरे पास बॉश में जाने का चांस था, मेरे पास दूसरे कंपनी में जाने का चांस था, मर्चेंट नेवी में जाने का चांस था। तो उसमें से मैंने क्या चूज किया, मर्चेंट नेवी में जाना। तो तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस है उसमें से चूज करना है। तो सेम मैंने चूज किया था, एंड मैं जब एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया चीज़ों को, कि बाकी फील्ड में सैलरी कितनी होती है, 5 साल बाद कितना ग्रोथ होता है, 10 साल बाद कितना ग्रोथ होता है, लाइफ कैसी होती है, क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। अगर मैं ये छोड़ के मैं वापस से कॉर्पोरेट में स्विच करूँ, तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं मिस करूँगा। जैसे कि इतना लंबा वैकेशन, मैं आज भी एक बैचलर वाली लाइफ जी रहा हूँ जैसे स्कूल कॉलेज में होता था। क्योंकि बाकी लोगों का तो समर हॉलीडेज कॉलेज के बाद खत्म हो गया, जो एक एक दो दो महीने का समर हॉलीडेज मिलता था। अभी लाइफ टाइम वो लोग को समर हॉलीडेज नहीं मिलेगा कभी, वो लोग को सिर्फ सैटरडे संडे ही मिलेगा। लेकिन मेरे लाइफ में अभी भी 3-3 4-4 महीने के वैकेशन, ओके। कि 6 लंबे वैकेशन में मैं अपने हिसाब से अपने छुट्टियां प्लान कर सकता हूँ। मेरे को जहाँ घूम के आना है घूम के आ सकता हूँ। मेरे को किसी कंपनी का डर नहीं है कि मेरा बॉस बोलेगा करके, अरे सिर्फ 5 दिन का ही लीव मिलेगा, 7 दिन का नहीं मिलेगा, या तू यहाँ घूमने नहीं जा सकता, वहाँ घूमने नहीं जा सकता, काम कौन सा संभालेगा। तो वो एक बेस्ट पार्ट है मेरे फील्ड का, कि जब हम लोग घर पे आते हैं तो हम लोग कम्प्लीटली फ्री रहते हैं। हम लोग को कोई कंपनी से कॉल नहीं आता है, हम लोग को शिप से कॉल नहीं आता है। हम लोग कम्प्लीटली मेंटली फ्री रहते हैं। हमको जो करना है करो, हमको कुछ पढ़ाई करना है करो, कोई हॉबीज है उसको कंटिन्यू करना है करो, किसी का कोई बिजनेस पे ध्यान देना है उस पर ध्यान दो। तो इसलिए मैं इस फील्ड को अभी रिग्रेट नहीं करता हूँ। तो जब मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया करके मैं इसके अलावा और क्या क्या कर सकता था, एंड उस पे क्या रहता, तो मैं कैसा रहा रहता। अगर मैं अपने आप को किसी फ्रेंड से कंपेयर करूँ जिसने एमएस किया है और आज के डेट में 50 लाख 60 लाख कमा रहा है, तो वहां पे फिर मेरे को रिग्रेट होगा। लेकिन मेरे पास वो ऑप्शन था क्या करने का, नहीं था। मैं वो अफोर्ड कर सकता था क्या, नहीं कर सकता था। तो वो सब सोच के मतलब नहीं है कि मैं आज उस पोजीशन पे क्यों नहीं हूँ। मैं जिस पोजीशन पे रह सकता था उसमें से मैंने अपना बेस्ट चूज किया है कि नहीं चूज किया है, मेरे को वो देखना है, एंड मैंने अपने लिए बेस्ट चूज किया है। तो इसलिए मुझे रिग्रेट नहीं। एक व्यूअर है जिनका नाम है अश्विनी, उनका क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस आर यू फेस विथ वाइल ऑन द जॉब, और व्हाट्स द हार्डेस्ट थिंग यू हैव हैड टू डू एट योर जॉब? तो पहला तो आई थिंक अपन ने डिस्कस किया है, चैलेंजेस क्या फेस किया है आपने, बट सेकंड आप बता सकते हो कि व्हाट्स द हार्डेस्ट थिंग यू हैव टू हैड लाइक हार्डेस्ट थिंग में से मैंने एक तो डिस्कस कर लिया है, जो टाइम टाइम मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का? यस। दूसरा होता है रिलेशन मेंटेन करने का, क्योंकि हम लोग का सोशल लाइफ नहीं के बराबर होता है। एंड एंड चीज़ें कैसी होती है ना, अब जैसे अगर मैं अपना सिचुएशन बताऊं, कि मेरे को फर्स्ट शिफ्ट पे आई यूज टू गेट ओनली 500 MB पर मंथ।
जहाँ पे बाकी सब लोग 1.5 GB 2 GB पर डे का यूज कर रहे हैं, वहाँ पे मेरे को सिर्फ 500 MB मिल रहा है पूरे महीने के लिए। ठीक है, तो बाकी सारी चीजें छोड़ दो, मैं तो गूगल पे एक सर्च करना भी अफोर्ड नहीं कर पाता था। मैं सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप यूज करता था, वो भी दिन में 2 या 3 बार, वो भी 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए। बस बस मैसेज देखूंगा, आई विल रिप्लाई टू इट एंड आई विल शट ऑफ द वाईफाई। मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा वाईफाई से, क्योंकि 500 MB हम लोग डेटा को ऐसे यूज करते थे जैसे वो हमारा सैलरी हो। मैं उसको बचाता था, मैं लिटरली मैं उसको बचाता था, एंड बाय द एंड ऑफ माय कॉन्ट्रैक्ट ऑन फर्स्ट शिप मुझे इतना पता चल गया था करके एक मैसेज का कितना केबी जाता है, एक एक स्टेटस व्हाट्सएप पे तो कितना केबी जाता है, मैं इंस्टाग्राम खोलूंगा तो कितना एमबी जाता है। मेरे को एग्जैक्ट पता चल गया था कि इसमें 20 केबी जाता है, इसमें 1 MB जाता है, उसमें 2 MB जाता है ना। तो ऐसा होता है वो नाइस। वहाँ पे। तो एंड ये सब चीजें मैनेज करनी होती है, तो वहाँ पे वो चीज डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो यहाँ पे उन लोग को नहीं पता कि हमारी सिचुएशन वहाँ पे कैसी है। अब मैं जब वहाँ पे डिफिकल्टी फेस किया था, तो मैंने मैं अपने फ्रेंड से बात करता था, मैं आज भी वो फ्रेंड से बात करता हूँ वो लोग से। मैं उनको यही कहता हूँ, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें ना फैमिलीज के साथ डिस्कस नहीं कर पाता हूँ, कि फैमिली को मेरे को ये दिखाने करके मैं वहाँ पे सब ठीक हूँ। कि अगर मैं फैमिलीज के साथ बताऊंगा करके मेरे को ये प्रॉब्लम हो जा रही है वहाँ पे, ऐसा वैसा, सो अननेसेसरी दे टेक टेंशन कि अरे ये कुछ नहीं है, उससे अच्छा तो यहाँ जॉब कर लेता, ये वो मेरे लिए हेडेक बन जाएगा। एंड एट द सेम टाइम मैं यही चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पे है, वो लोग, अगर तुम्हारे कोई भी फ्रेंड्स और मेरे अलावा अगर अब कोई और फ्रेंड्स होंगे जो शिप पे काम करते होंगे या कोई रिलेटिव होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुमको यही कहूंगा कि उसके पोजिशन सिचुएशन को समझो। हो सकता है उसके पास उतना टाइम ही ना हो सकता है उसके पास उतना इंटरनेट ना हो सकता है वो उसको नींद नहीं मिल रही हो, तो थका हुआ हो, इसलिए वो तुमसे बात नहीं कर पा रहा है। वो ऐसा नहीं करके वो तुमको इग्नोर कर रहा है, वो तुमसे कोई ना कोई रीजन के कारण बात नहीं कर पा रहा है। उस चीज को समझो एंड नेवर टॉक रूडली टू अ सेलर। मैंने बहुत बार देखा है लोगों को कि लोग रूडली बात करते हैं या ऐसा ऐसा बात करते हैं, क्योंकि उन लोग को सिचुएशन पता नहीं होती है वहाँ पे। एंड वहाँ पे हम लोग को बहुत डिफिकल्ट होता है जो चीज़, मेंटल स्टेबिलिटी। मैंने अपने खुद के कलीग्स को देखा हूँ जिनकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गई, या रिश्ता टूट गया, या बीवी ने छोड़ दी, है ना, या फिर घर पे कोई डेथ हो गया, तो उनका जो मेंटल स्टेबल होता है वो कम्प्लीटली ना शैटर हो जाता है, उनका इमोशनल स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी। एंड पूरे बचे हुए रिमेनिंग मंथ्स जब तक वो घर नहीं चले जाते, तो वो कितना डिफिकल्ट होता है हम लोग को ही पता होता है। क्योंकि हम लोग डेली काम करने का, तो उसके रूम में जाएंगे, उसको समझाएंगे कि अरे सब ठीक हो जाएगा, ऐसा मत सोच, वो मत सोच। क्योंकि वहां पे वो बंदा अकेला है, जिसके साथ जो दूसरे एंड में है, उसके साथ तो 4 लोग और है घर पे, उसके पास पूरी सोसाइटी है, वो कहीं पे भी अपना एंजॉय करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बंदा शिप पे है उसके पास कुछ नहीं है। तो मैंने लोगों को टूटते हुए देखा है शिप पे, तो इसलिए वो एक चीज़ होता है, वो एक डिफिकल्ट पार्ट होता है हमारे सिचुएशन का, फील्ड का। तो वही मैं थोड़ा सा हार्ड बोलूंगा कि रिलेशंस को मेंटेन करना, आगे वाले को समझाना वो चीज़ कि हमारी लाइफ कैसी है। एक और व्यूवर है जिनका नाम मनोज पाटिल है, उनका क्वेश्चन है, हैव यू एवर कंसीडर्ड transitioning to a different role or sector within the maritime industry, or have you always been focused on your current career path? No, it is not like that, that I have not thought of switching to others company, because see, this is a field you can't continue for your lifetime, Mhm, right? mhm, At some point you have to leave, mhm, क्योंकि इसमें मेडिकल फिटनेस चाहिए होता है, काफी सारे फैक्टर्स होते हैं। mhm, इट इज डिफिकल्ट टू वर्क एट द एज ऑफ 50-55, इट इज डिफिकल्ट टू वर्क, mhm, कि दिस जॉब इज अ फिजिकली डिमांडिंग जॉब। mhm, यहाँ पे तुम कंप्यूटर में बैठ के काम नहीं कर सकते हो, यहाँ पे फिजिकली तुमको काम करना है। सो यू कैंट वर्क एट द एज ऑफ 60, एट द एज ऑफ 55 यू कैंट वर्क हियर। यहाँ पे तुमको यंग चाहिए। mhm, सो मेरे भी प्लान्स है कि आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स डाउन द लाइन मैं क्या करूँगा, मैं भी एमबीए वगैरह करके या कोई और कोर्सेज करके मैं भी स्विच करूँगा। इसके बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होते हैं। लोग होटल इंडस्ट्रीज, जो बड़े बड़े होटल इंडस्ट्रीज होते हैं, JW मैरियट, रेडिसन, ताज, ये लोग हायर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हायर करते हैं। मेरे काफ़ी सारे सीनियर्स हैं जो शिप पे रह के जी मैट GRE की तैयारी करते थे,
एंड अच्छा स्कोर आने पे वो लोग ने फिर ये फील्ड को छोड़ दिया, वो अपने हायर एजुकेशन के लिए चले गए। कुछ लोग यंग एज में स्विच कर लेते हैं, कुछ लोग टॉप रैंक पे पहुंचने के बाद स्विच करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी बहुत है, कब छोड़ना है ये सब डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी फैमिली सपोर्ट के ऊपर, तुम्हारे स्पाउस, तुम्हारे चिल्ड्रंस कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। काफ़ी लोग के फैमिली से उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता है, तो उन लोग को ये जॉब छोड़ के नॉर्मल जो बाकी जॉब है उसमें एंटर करना होता है। कुछ कुछ फैमिली से सपोर्ट मिल जाता है तो वो लोग कंटिन्यू करते हैं। तो एज ऑफ नाउ मेरा तो फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है। अभी तक मैं उस पॉइंट पे पहुंचा नहीं हूँ लाइफ के कि मेरी लाइफ पार्टनर मेरे को सपोर्ट कितना करेगी, मेरे को पता नहीं। लेकिन मेरे प्लान्स है कि मैं भी धीरे धीरे करके इस फील्ड को आफ्टर 10-15 ईयर्स एटलीस्ट मैं कोशिश करूंगा फिलहाल तो कि टॉप रैंक तक पहुंच जाऊँ। आफ्टर दैट मैं स्विच करने का सोचा हूँ। एंड एक और व्यूअर है, एक लास्ट कमेंट कि मिसिंग फैमिली इज वन थिंग बट नॉट बीइंग एबल टू कांटेक्ट रेगुलरली इज हाउ दे लिव, दिस रिक्वायर्स करेज एज बुरे ख्याल आते हैं कि फैमिली में सब ठीक तो है ना। सो आपको भी आते होंगे कि वो रहता है, वो रहता है एक्चुअली। मेरा कैसे, मेरा पहले से ही वो आदत था। इवन व्हेन आई वाज इन एकेडमी आल्सो माय कांटेक्ट वाज वेरी लेस। मैं मुंबई में रह के भी मैं हफ्ते में एक बार या 2 हफ्ते में एक बार कॉल करता था घर पे। तो मेरा पहले से वो हैबिट था। बट आई हैव सीन जहाँ पे जब मेरे को 500 MB मिलता था इंटरनेट, आई यूज्ड टू कॉल ओनली वंस अ मंथ। मेरा व्हाट्सएप पे चैट पे मैं मम्मी को रिप्लाई कर दूंगा, अदरवाइज वीडियो कॉल, क्योंकि मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाऊंगा वीडियो कॉल। सो आई यूज्ड टू सेव माय इंटरनेट, सेव माय डेटा थ्रू आउट द मंथ, कि डेली इफ आई सेव डेली 5 MB ऑल्सो, बाय द एंड ऑफ द मंथ मेरे पास इतना इतना MB रहेगा, देन आई कैन मेक अ वीडियो कॉल। तो फिर मैं वंस अ मंथ घर पे बात करता था। सो सपोज अगर इफ आई एम 6 मंथ्स एट सी, तो मैंने शायद 6 या 7 बार ही घर पे बात किया रहेगा। ओके। तो कभी कभी होता है तो हमको घर का पता नहीं चलता है, और घर वाले भी कैसे बहुत बार बताते नहीं है, क्योंकि उनको पता होता है वहां से वी आर हेल्पलेस। हम लोग क्या ही कर लेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा वहां से पैसा भेज देंगे, उससे ज्यादा हम लोग क्या कर लेंगे। हम लोग किसी फ्रेंड को कॉल करके बोल देंगे करके भाई देख ले, हेल्प कर ले। उससे ज्यादा हम लोग हेल्पलेस है। अगर मेरा शिप यूएस में है तो मैं वहां से इमीडिएटली आ नहीं सकता, या फिर मेरा शिप अगर बीच समंदर में है तो आई हैव टू वेट। अगर घर पे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ भी गई एंड कंपनी को मैं कहता हूँ करके आई नीड अ फ्लाइट टू गो होम, सो कंपनी कहाँ से अरेंज करेगा? कंपनी विल आस्क मी टू एटलीस्ट वेट टिल आई रीच द पोर्ट। एंड पोर्ट पहुंचने में मेरे को 4 दिन भी लग सकता है, 6 दिन भी लग सकता है। उसके बाद कंपनी विल अरेंज। तो वो काफी काफी बार सिचुएशंस आते हैं। मेरे खुद के शिप पे, फर्स्ट शिप पे हुआ था, एक सीनियर था, सीनियर के साले की डेथ हो गई थी, ब्रदर इन लॉ की, एंड उसकी वाइफ मेंटली ब्रेक डाउन हो चुकी थी। हिज वाइफ नीडेड हिम कि वो आ जाए जल्दी से जल्दी कर। बट वो कोविड का टाइम था, वो टाइम पे एयरलाइंस भी बंद थे, फ्लाइट्स बंद हो गए थे वो टाइम पे। तो कंपनी मना नहीं कर रही थी उसको घर भेजने के लिए, वो मना नहीं कर रहा था घर भेजने के लिए, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी कि सब लोग हेल्पलेस थे। क्योंकि जब फ्लाइट्स ही नहीं है तो फिर कंपनी भी कहाँ से अरेंज करेंगी उसको, कहाँ से ऑस्ट्रेलिया से उठा के इंडिया भेजेगी? नहीं कर सकते वो चीज़। तो बहुत बार ऐसे सिचुएशंस भी आते हैं कि वेयर वी आर हेल्पलेस, हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे हमको मैच्योरली चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, थोड़ा सा समझाना पड़ता है, और घर वालों को भी उतना स्ट्रांग रहना पड़ता है, सिर्फ हम लोग को नहीं। हम लोग के इसमें ना एक बहुत अच्छा एक कैप्टन ने कहा था कि अ सेलर्स वाइफ इज मच मोर करेजियस देन द सेलर इटसेल्फ। यस यस। क्योंकि हम लोग वहाँ पे हैं शिप पे, हम लोग को सिचुएशन पता है कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट है, और हम लोग काम में बिजी होते हैं। लेकिन एक जो सेलर्स की, वो सेलर की वाइफ होती है, गर्लफ्रेंड होती है, या फिर उसके पेरेंट्स होते हैं, उन दे आर कम्प्लीटली ब्लैंक कि वहाँ शिप पे क्या चल रहा है। मेरा बीच में हुआ था, मेरा एक शिप पे 20-25 दिन के लिए हमारा वाईफाई मॉड्यूल खराब हो गया था, एंड सडनली खराब हुआ। तो हम लोग किसी को कांटेक्ट नहीं कर पाए थे, मैं घर पे इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया करके 25 दिन तक मेरा कॉल नहीं आएगा। तो वो टाइम पे सोचो घर वालों का क्या सिचुएशन रहेगा। यस। मेरे घर वालों को पता था करके मैं महीने में एक बार कॉल करता हूँ, तो उतना टेंशन नहीं लिए। लेकिन जिसके घर वाले डेली कॉल करते, डेली बात करते, तो वो लोग का क्या हालत हो रहा है टाइम पे, क्योंकि किसी ने इन्फॉर्म तक नहीं कर पाया घर पे करके हमारा इंटरनेट ले गया, और अभी हम लोग 20-25 दिन तक कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उनको तो यही लगेगा घर वालों को करके पता नहीं क्या हो गया, सब सही तो है।
शिप कहाँ पे है। तो ऐसे में पेरेंट्स और जो वाइफ होते हैं वो लोग फिर कंपनी को कॉल करना स्टार्ट कर देते हैं कि कहाँ पे है, फिर उनको काम डाउन करना होता है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं ये सब चीज़ में। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होना सिर्फ हम लोग जो शिप पे जाते हैं उसके लिए मेंटली स्ट्रांग होना इनफ नहीं होता है। उसके घर वालों के लिए और उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता है। तो ये तो सारे क्वेश्चन है जो व्यूवर्स के तरफ से आए थे, तो वो तो हाँ। कंप्लीट हो गए। एंड आपने रियल फैक्ट्स एंड जो आज मिथ है अबाउट द मर्चेंट नेवी, यू आल्सो क्लियर्ड ऑल द पॉइंट्स। यस। डू यू हैव एनीथिंग टू से टू योर अपकमिंग जनरेशन जो मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हैं, या जो पेरेंट्स जिनके बच्चे मर्चेंट नेवी में है, या एक मैं बोल सकता हूँ जो गाइड करते कि आपको मर्चेंट नेवी बनना है, तो सभी के लिए कोई मैसेज? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिसकंसेप्शन है उसको क्लियर करो। एंड अगर किसी से भी गाइडेंस लेना है अगर इस फील्ड के बारे में, सो नो, चाहे ये फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, द बेस्ट पर्सन इज जो वहाँ पे एक्चुअल में इस मोमेंट पे काम कर रहा है। यस यस। ठीक है, उससे मत पूछो जो ये फील्ड में कभी गया ही नहीं है, जिसने समंदर कभी देखा ही नहीं है, वो तुमको कभी नहीं बता पाएगा कि समंदर की लाइफ कैसे होती है ना। तो उसी से पूछो करके जो उसमें गया है, ताकि तुमको एक सही गाइडेंस मिले। एंड दो जो पेरेंट्स है, मैं उनको यही कहूंगा कि वो जमाना जा चुका है, टाइटैनिक वाला ज़माना। तो वो डरने वाली बात कोई है नहीं करके आज के डेट में कोई जहाज़ डूब जाएगा, शिप डूब जाएगा या पायरेट्स अटैक होंगे। आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है। अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है करके शिप अगर 2 टुकड़े में डिवाइड भी हो जाता है, सो दोनों टुकड़े अपने अलग-अलग फ्लोट करेंगे। ओके। ऐसा नहीं होगा कि डिवाइड हो गया तो एक दोनों नीचे चले जाएँगे। सो हमको ट्रेनिंग में यही सिखाया जाता है कि अगर शिप अगर टूटता भी है, स्टिल शिप इज़ द सेफेस्ट प्लेस। स्टिल वहाँ पे अपना लाइफ बोट लेके निकलो मत। जब तक शिप डूबता नहीं है तब तक के तुम शिप पे ही रहो। शिप इज द सेफेस्ट प्लेस। क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, जितने ज़्यादा रिस्क है हम लोग को सेफ्टी भी उतनी ज़्यादा सिखाई जाती है, उतनी ज़्यादा सेफ्टी मेंटेन होते हैं। सबसे ज़्यादा डेंजरस शिप टैंकर्स होते हैं, गैस कैरियर्स होते हैं, लेकिन वहाँ पे सेफ्टी लेवल भी नेक्स्ट लेवल का सेफ्टी होता है कि वहाँ पे कुछ नहीं होगा। एंड हम लोग को ट्रेनिंग वैसी दी जाती है कि ठीक है वहाँ का एनवायरनमेंट डेंजरस होता है, वहाँ जैसा हम लोग काम करते हैं जिस एनवायरनमेंट में काम करते हैं, लेकिन हम लोग को ऐसे ही नहीं छोड़ देते वो लोग, अच्छे प्रॉपरली ट्रेन करके छोड़ देते हैं। तो कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। हम लोग को ये फील्ड को भी एक नॉर्मलाइज करना चाहिए बाकी फील्ड की तरह। लोग ये ट्रीट ऐसा नहीं करना कि ये मर्चेंट नेवी है इसमें तो ऐसा होता है वैसा, ज़रूरत ही नहीं है हाइप करने की। ये एक नॉर्मल 8 जैसे नॉर्मल 9 टू 5 जॉब होता है, ये भी नॉर्मल 8 टू 5 9 टू 5 जॉब ही है, कोई डिफरेंट नहीं है। सिर्फ फ़र्क इतना है हम लोग ऑफिस की जगह हमारा ऑफिस समंदर में, ज़मीन की जगह, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। और हम लोग जो रिस्क है उसके लिए हम लोग एडिशनल सेफ्टीज़ ले रहे हैं और हमारे पास बहुत सारे बैकअप्स भी होते हैं। हम लोग के बैकअप होते हैं, हम लोग के बाद हम लोग से नहीं हुआ तो सेफ्टीज़ होते हैं, रेस्क्यू टीम होता है, हमारे कोस्ट गार्ड्स है, गवर्नमेंट्स है, काफ़ी लोग हैं हेल्प करने के लिए, कंपनीज़ है वहाँ पे। तो इतनी इजीली कोई चीज़ ब्रेक डाउन नहीं होगा कि हम लोग कहीं घूम गए या ऐसा कुछ हो गया, कुछ नहीं होगा। यस। लिटरली सौरभ, ये जितना भी आपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया है। आज के डेट में जो मैं एक और मैसेज दूंगा कि जैसे जैसा हमारा जनरेशन आगे बढ़ रहा है ना, तो लोगों में पेशेंस बहुत कम होते जा रहा है। पीपल नीड एवरीथिंग जस्ट एट कि यस एक बार क्लिक किए और हमको चीज़ें चाहिए। यस। बिकॉज मैं आज भी मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ जो शिप पे मेरे साथ काम किए, मुझे अपनी कहानी बताते हैं वो कि आज तो फ़ोन है बात करने के लिए। उनके टाइम पे वो लोग चिट्ठियाँ लिखा करते थे शिप से, और वो चिट्ठी दूसरे कंट्री से वो लोग पोस्ट करते थे। 1 या डेढ़ महीने बाद वो चिट्ठी उनकी वाइफ तक पहुँचती थी। फिर उनकी वाइफ वहाँ से फिर लेटर का रिप्लाई करेंगी, फिर वो 1 डेढ़ महीने बाद इस तक पहुँचेंगी। तो उसने जो लेटर लिखा है उसका रिप्लाई उसको 3 महीने बाद मिलता था। एंड वो सारी लेटर उनकी वाइफ ने आज भी संभाल के रखी है। नाइस। तो ये वो ज़माना था। एंड आज के ज़माने में हम लोग को 2-4 मिनट के लिए अगर इंटरनेट गायब हो गया, हम लोग को बात करते-करते बात अटक गई, तो लोगों का पेशेंस खत्म हो जाता है कि इसने मेरे से 2 मिनट बाद क्यों रिप्लाई किया। तो वो चीज़ एक मैं मैसेज दूँगा कि पेशेंस अपन को ना बढ़ाना पड़ेगा हमारे जनरेशन को। बहुत ज़्यादा नीड है।
जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रही है, जैसे जैसे चीज़ें फास्ट होते जा रही है, पेशेंस खत्म होता जा रहा है लोगों में। एंड पेशेंस बहुत ज़्यादा नीडेड है अगर तुमको लाइफ में आगे बढ़ना है तो, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। यस, लिटरली सौरभ, जितना भी आपने रियल लाइफ जर्नी शेयर किया है, एक्सपीरियंस, साथ ही साथ आपने जो सवाल के जवाब दिए, ये अपकमिंग जनरेशन को है जो भी चाहता है कि मर्चेंट नेवी बने, या उनके फैमिली, उनके पेरेंट्स या उनके पार्टनर्स को डेफिनेटली मोटिवेट करेगा, डेफिनेटली उनके लिए ये एक इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल रहेगा। एंड थैंक यू, आपने अपना टाइम निकाला एंड इतना अच्छा सेशन, मुझे हाँ, लिटरली इट्स लाइक व्हाट आई कैन से, मुझे मुझे खुद बहुत इसमें सी तो न्यू चीज़ें बोलने पता के लिए चली। इतना कुछ है कि बातें कभी खत्म नहीं होगी। जितने क्वेश्चंस आएंगे उतने आंसर आएंगे, वो तो मैं जितना छोटे में दे सकता था मैं आंसर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। अगर किसी को इच्छा होगी करके सही में फील्ड के बारे में जानने की ये सब, तो अगर वो मेरे को कांटेक्ट करके मेरे को फोन पे बात करेगा ना, तो मैं वो चीज़ों को इतने डिटेल्स में उसको समझाऊंगा, या सामने बैठ के कुछ बात करेंगे तो इतने डिटेल्स में समझाऊंगा कि मेरी बातें कभी खत्म नहीं होंगी। आगे वाले को नींद आ जाएगी लेकिन मेरी बातें खत्म नहीं होंगी, इतने सारी चीजें इसमें बताने के लिए। इसी के लिए मैंने एक चीज़ चालू की कि कम्युनिटी पे हम लोग कमेंट वाइज क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, एंड आई विल कनेक्ट विथ यू कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर का हम क्या रिप्लाई करें। हम्म। यस। ये सो काफी अच्छा लगा कि एटलीस्ट लोगों तक जितनी बातें क्लियर हो सके, कि ऐसी अभी भी काफी सारी चीजें होगी जो क्लियर नहीं हो पाई है वीडियो में, क्योंकि वो क्वेश्चंस हम तक नहीं आए। लेकिन जितने भी हुए, एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि कम एटलीस्ट उतना तो अवेयरनेस गया लोगों पे, यस कि जो यस। मिसकंसेप्शन है अब से लोग नहीं सोचेंगे। यस, yeah Saurabh, thank you, definitely it will motivate or inspire for the to the upcoming generation as well as to the parents or their partners, definitely. थैंक्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। Yeah, thank you. यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क, कीप डूइंग, Mhm. कीप गाइडिंग पीपल ओवर देयर। यस, एंड थैंक यू गाइस, आप सभी लोगों ने कमेंट में पूछा इनके जर्नी के बारे में, काफ़ी क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छा कन्वर्सेशन रहा, एंड आपका एक एक व्यू, आपका एक एक लाइक मुझे इतना मोटिवेट करता है कि मैं नंबर ऑफ़ स्ट्रीम से नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को यहाँ पकड़ के बोलो, जैसा भी बोलो, मैं लेके आता हूँ, उनकी जर्नी हम शेयर करते हैं, तो उससे क्या थॉट प्रोसेस है, रियल फैक्ट क्या है, मिथ क्या है, हमें ये सब पता चलता है। एज वेल एज जो जो उन्होंने लाइफ में अपने स्ट्रगल को फेस किया है, आप उस स्ट्रगल को, उस ऑब्स्टेकल को इजीली फेस कर पाओ, इजीली डील कर पाओ। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सौरभ। चलो, सी यू।